सम्मुख होते हुए आया है और ये समुदायों के बीच में जो परस्पर कटुता है वो बनी रही है ना, द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध के रूप में। यदि ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं तो तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़े युद्ध जो है समुदायों के बीच में दिखते हैं, जिसको हम लोग रिलीजियस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और कुछ द्रोह विद्रोह के रूप में भी दिखते हैं, जैसे एक ही समुदाय के अंदर में जो विभिन्न जाति वर्ग होते हैं उनमें भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है ना। और यह सब मानव में तनावग्रस्त मानसिकता के रूप में अध्ययनगम्य होता है, ऐसा कह रहे हैं। और ऐसे मानसिक जो तनाव और इंद्रिय लिप्सा के योग संयोग से जो है संयोग से सुविधा संग्रह एक राहत की स्थिति जो है लोगों को लगती है, उनको लगता है, क्योंकि ये जो जातिगत संप्रदाय या समुदायगत जो तनाव है और जो इंद्रिय लिप्सा है उसका जो आकर्षण है, इंद्रिय सुख का जो आकर्षण है, तो उसमें सुविधा संग्रह जो है एक राहत की स्थिति महसूस होती है, ऐसा। फिर कह रहे हैं कि इसी क्रम में मानव अपने अपने समुदाय की भलाई के लिए भी सोचा है। तो इन सब के बीच में भी जो अलग अलग धर्म जाति के आधार पे जो समुदाय हैं, उन समुदायों ने भी अपने अपने समुदाय की भलाई के लिए कुछ ना कुछ विचार किया है। फिर वो कह रहे हैं कि भले ही इसका जो ऐसा जो शुभ है जो सोचा है, भलाई का जो सोचा है, वो सुविधा संग्रह ही रहा है। इस क्रम में हम जितने भी शताब्दी प्रयत्न करे हैं वह सब शुभ परिणामों के साथ जुड़ना संभव नहीं हुआ। तो सर्वशुभ क्या है, तो फिर अगले पैरा में बताया कि सर्वशुभ का मतलब समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्थित। समाधानित रहने की स्थिति में ही समस्याओं का निराकरण हो पाता है। इसे वर्षों वर्षों अनुभव करके देखा है। तो समाधान, ऐसे समाधान जो है हर दिशा, कोण, परिप्रेक्ष्य, आयाम में होना आवश्यक है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि अपने में समाधानित होने की जो विधि है वो मूलतः मानव जाति एक कर्म अनेक के रूप में देखने को मिलता है। देखने, समझने, करने के लिए मत देने के रूप में मानव जाति एक कर्म अनेक इस रूप में समाधान दिखता है। किसका समाधान दिखता है? जो समुदाय विधियों से मानव जी के आया और उन समुदाय विधियों में जो द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध रहा, इसका जो समाधान है, तो वो कह रहे हैं कि इसका समाधान मानव जाति एक कर्म अनेक के रूप में देखने, समझने, करने के लिए सहमत होने के रूप में या मत देने के रूप में होना पाया जाता है। फिर आगे बता रहे हैं कि मानव जाति को सर्व मानव में से के लिए अपेक्षित सर्वसुख का धारक वाहक के रूप में होना पहचाना गया। तो वो कह रहे हैं कि मानव जाति ही सर्वशुभ यानी समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के धारक वाहक के रूप में होना पहचाना गया और सर्वशुभ ऊपर कहे हुए समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के रूप में देखा गया। फिर कह रहे हैं कि ये जो समाधान समृद्धि का प्रमाण जीकर देखा है, इन दोनों का धारक वाहक होने के उपरांत अभय और अखंड समाज यानी सह अस्तित्व का प्रमाण अनिवार्य हो जाता है। इस अनिवार्यता को सहज सुलभ रूप में समाधानित करने की विधि जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान पूर्वक होता देखा गया। फिर ये कहा कि जीवन ज्ञान ही परम ज्ञान है। तो जीवन ज्ञान ही परम ज्ञान होने के कारण सर्व मानव में अभयता का स्रोत सहज विधि से वर्तमान होना देखा जाता है। देखने का तात्पर्य समझने से है और समझने का मतलब जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने के रूप में समझ प्रमाणित होती। समझ का धारक वाहक जीवन सहज महिमा होना देखा गया। जानने मानने के क्रम में जीवन ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान पूर्वक ही प्रत्येक मानव समाधानित हो पाते। यही सर्वतोमुखी समाधान का नित्य स्रोत है। इसके मूल में सत्य यही है कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है। अस्तित्व ना तो बढ़ता है ना घटता है। अस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य है। अस्तित्व में रासायनिक भौतिक रचना विरचना परिणामों के रूप में द्रष्टव्य है और ऐसे भौतिक रासायनिक रचनाओं में से एक रचना मानव शरीर भी है और मानव शरीर रचना विधि मानव परंपरा में सर्वविदित है। इसलिए जीवन ज्ञान की आवश्यकता अति अनिवार्य है। तो यहाँ तीसरे पैराग्राफ में ये कहा कि मानव ही जो है सर्वसुख का धारक वाहक है। उसी को उन्होंने विस्तार से विश्लेषित व्याख्यायित किया है। फिर चौथे पैराग्राफ में है
तो जीवन ही जीवन को और जीवन से जानने की व्यवस्था बनी हुई है। मतलब जो जीवन को जानने की विधि है ना, जीवन ही जीवन को जानता है और जीवन से ही जानने मानने की व्यवस्था बनी अस्तित्व में। प्रत्येक मानव स्वयं का अध्ययन कर सकता है और प्रत्येक मानव जो है अपने स्वयं का यानी जीवन का अध्ययन कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक मानव में आस्वादन, चयन, विश्लेषण, तुलन, चित्रण, चिंतन बोध, संकल्प बोध, प्रामाणिकता, अनुभव संपन्न होते हुए देखा जा सकता है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्येक मानव में सभी क्रियाएं पूर्णतया क्रियाशील होना, उसके दृष्टा पद में होना, यह सब सत्यापित प्रमाणित होना ही मानव में जागृत परंपरा का स्वरूप है। यदि ये 10 क्रियाएं जो है वो सत्यापित प्रमाणित होती हैं तो जागृत परंपरा का स्वरूप है। उल्लेखनीय तथ्य यही है कि प्रत्येक मानव जागृत होना चाहता है। तो अभी वो ये कह रहे हैं कि जीवन को समझा जा सकता है और जीवन में यदि 10 क्रियाएं प्रमाणित होती हैं तो उसको जागृत परंपरा कहेंगे। और उसमें उल्लेखनीय बात है कि हर मानव जो है जागृत होना चाहता है। ये उम्मीद यहाँ से बनती है। तो जागृति और अजागृति के बीच में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे परिष्कृत रूप में समझना ही एकमात्र उपाय है। मतलब एक जागृत परंपरा है और एक अजागृत परंपरा है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण से, जिसको पहचानने से ये समझ में आएगा कि अजागृति का कारण क्या है और उसका निराकरण होने से जागृति आ सकती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम इसे स्पष्टता देखे हैं, सभी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि शरीर को जीवन समझना ही मूल मुद्दा रहा है भ्रम का, और इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है कि शरीर के बिना मानव परंपरा नहीं है। ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये बात जो दूसरी वाली बात कही गई है कि शरीर के बिना मानव परंपरा नहीं है, इसका मूल कारण यह है कि मानव परंपरा में ये भी कहा गया है कि शरीर को नकार के भी जीने का प्रयास किया, इसलिए यहाँ पर इस बात को उन्होंने जोड़ा है। फिर लगता है कि आगे वो कह रहे हैं, इन्हीं के अनुपम संयोग से अनेक समस्या और समाधानकारी गति और प्रवाह है। यदि हम जीवन को जीवन मानते हैं और जीवन और शरीर के योगफल में मानव को समझते हैं और शरीर की अनिवार्यता को भी पहचानते हैं, क्योंकि शरीर के बिना मानव परंपरा नहीं है, तो ये जो अनुपम संयोग है जीवन और शरीर का, तो उसमें अनेक समस्याओं के समाधान का गति और प्रवाह है। प्रत्येक मानव किसी न किसी अंश में आशा, विचार, इच्छा के रूप में प्रभाव है ही, क्योंकि कोई कितना भी बहुत प्रभाव तो रहता ही है। परिवार की सीमा में या परिवारों की परस्परता में कुछ ना कुछ प्रभाव बना रहता है। किस बात का प्रभाव बना रहता है? उसकी आशा का, विचार का, इच्छा का। फिर लिखा है कि यह दूर दूर तक प्रभावित करते आया है। प्रत्येक मानव किसी न किसी अंश में आशा, विचार, इच्छा के रूप में प्रभाव है, क्योंकि यह दूर दूर तक प्रभावित करते आया है, इसलिए प्रवाह के रूप में देखना सबके लिए सुलभ है। यानी ये जो प्रभाव है, ये एक प्रवाह के रूप में मानव परंपरा में बना रहता है, जिसको हम लोग विचार का प्रभाव कह सकते हैं, इच्छा का प्रवाह कह सकते हैं, या आशा का प्रवाह कह सकते हैं। मानव में व्यक्त होने वाली संपूर्ण गतियां प्रवाहित होने वाले आशा, विचार, इच्छा सहित किए जाने वाले, क्योंकि आशा, विचार, इच्छा के साथ कायिक, वाचिक, मानसिक और कृतकारित अनुमोदित क्रियाकलाप ही हैं, क्योंकि गति और प्रवाह दोनों अलग अलग होते नहीं हैं, तो इसलिए गति के साथ प्रवाह बना रहता है। और दूसरी विधि से कहा गया है कि प्रवाह और दबाव बना रहता है, और तीसरी विधि से कहा कि प्रवाह और प्रभाव क्षेत्र जो है इसको कहा जा सकता है। मतलब विचार का प्रभाव क्षेत्र, इच्छा का प्रभाव क्षेत्र, या आशा का प्रभाव क्षेत्र, इस तरीके से भी हम लोग इसको पहचान सकते। फिर 5वें पैराग्राफ में ये कहा गया कि यह सर्वविदित है कि प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्णता सहित वैभव है। ऐसी संपूर्णता में स्थिति गति निहित रहती ही है। प्रभाव क्षेत्र ही प्रत्येक एक का अपने सीमा से अधिक वैभव का प्रमाण है। इसी क्रम में एक परमाणु अपने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में
अपने प्रभाव को बनाए रखता है। तो हर परमाणु भी अपने वातावरण सहित ही परमाणु होता है, तो जो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उससे भी अधिक क्षेत्र में वो प्रभावशील रहता है। सबसे ज्यादा जो प्रभावशील होता है वो जीवन परमाणु ही होता है। जीवन परमाणु का जो प्रभाव है वो पूरी मानव परंपरा तक जाता है ना। इस तरीके से हम जीवन परमाणु की महिमा को, उसके प्रभाव क्षेत्र को पहचान सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये प्रभाव जो है हर परमाणु में ही रहता है। इसका प्रमाण है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच में जो शून्य स्थली दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार एक परमाणु में जो प्रत्येक अंश की परस्परता में शून्य स्थली दिखाई देती है, यह सब साम ऊर्जा सहज वैभव है। ऐसे ऊर्जा में निहित प्रत्येक परमाणु अपने त्वा सहित पहचान और महिमा को स्थापित करते हैं। पहचान के रूप में उनका अपना रूप गुण होता है और महिमा के रूप में स्वभाव धर्म होता है, कोई स्थापित किए रहते। यही प्रभाव क्षेत्र का तात्पर्य है। इसको और भी समझने जाएं तो हर एक दूसरे के साथ व्यवस्था सहज वैभव में भागीदारी के रूप में ही होते हैं। इससे प्रभाव क्षेत्र का तात्पर्य व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का अर्थ और ध्वनि मानव में आवश्यकता का होना समझ में आता है। बाबा जी कह रहे हैं कि यदि व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देखते हैं तो हर परमाणु की भागीदारी समग्र व्यवस्था तक उसके प्रभाव क्षेत्र को समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार एक से अधिक परमाणु, अणुरचित पिंड और परमाणु ही स्वयं गठन पूर्णता सहित जीवन पथ में संक्रमित होने और अमृत अर्थात परिणाम विहीन स्थिति गति सहित संपन्न होने का साक्ष्य आशा विचार इच्छा संकल्प प्रमाण के रूप में द्रष्टव्य होता है। वो कह रहे हैं कि जो परमाणु है उसमें विकास पूर्वक गठन पूर्णता और गठन पूर्णता में जीवन पथ का संक्रमण, फिर अमरत्व यानी परिणाम विहीनता और उसके साथ फिर आशा विचार इच्छा संकल्प और प्रमाण के रूप में भी जीवन परमाणु को पहचाना जा सकता है, यानी पहचानने में आता है, द्रष्टव्य है, ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे कहा कि आशा और आंशिक विचार के रूप में जीवों में भी ये द्रष्टव्य होता है। पक्षी अपने घोंसले में, जानवर अपने अपने स्थान पर लौट के आते हैं, ये आंशिक विचार होने को प्रमाणित करते हैं। वनस्पतियों में जीवन होता नहीं है, अर्थात झाड़ पौधे को जीवन संचालित करता नहीं है। फिर इसके बाद अगले पैराग्राफ में है मानव में जीवन का अध्ययन मानव से ही हो पाता है, जीव जंतुओं में नहीं होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप। क्योंकि ऊपर जीव जंतु का उदाहरण दिया, तो जीव जंतु में जीवन का अध्ययन नहीं होता है, मानव में ही होता है। जीवन सहज वैभव का साक्ष्य जो है आशा विचार इच्छा संकल्प प्रामाणिकता के रूप में मानव परंपरा में देखने को मिलता है। तो ये जो जीवन का वैभव है उसका पहचान कहाँ होता है, तो वो कह रहे हैं मानव परंपरा में उसका पहचान होता है। तो ये पहचान किस रूप में रहता है, तो मानव परंपरा में जो आशा विचार इच्छा संकल्प प्रामाणिकता के रूप में मानव परंपरा में इसको पहचाना जा सकता है। फिर कह रहे हैं कि जीवन क्रियाएं स्वाभाविक रूप में अपने अर्थ को सर्व मानव में प्रकाशित करते ही हैं। तो सर्व मानव में जो, जिसको अपन मानवीय आचरण कह रहे हैं, या जो मानवीय क्रियाकलाप है, या जो मानवीय व्यवस्था है, इन सभी में जीवन क्रियाएं का ही जो है स्वाभाविक रूप से अपने अर्थ को प्रकाशित किए रहती। मानव आशा विचार इच्छाओं को कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्त करते हुए शरीर को जीवन मानता हुआ देखा जाता है। अभी जो स्थिति है जिसको भ्रमित मानव कह रहे हैं, उसमें मानव आशा विचार इच्छाओं को कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्त करते हुए शरीर को ही जीवन मानता हुआ देखा जा रहा। उक्त विधि से क्या होता है, तो आशा विचार इच्छाओं को कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों की सीमा में परिसीमित करना जब संभव नहीं हो पाता है, तब आशा विचार इच्छाओं का मूल रूप जानने मानने पहचानने की इच्छाएं स्वयं स्फूर्त हो जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की सीमा में परिसीमित नहीं हो पाती आशा विचार इच्छाएं, तब आशा विचार इच्छाओं के अंदर ही
इसके जो मूल रूप है उसको जानने, मानने, पहचानने की इच्छा स्वयं स्फूर्त विधि से मानव में प्रकट होती है। इसी के साथ साथ आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रामाणिकता और आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध और अनुभव जीवन सहज क्रियाएं होने के कारण से जीवन समुच्चय आशा, विचार, इच्छा के परिसीमा में व्याख्यात नहीं हो पाता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि इसी के साथ ये जो आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रामाणिकता और आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध और अनुभव, ये जो 10 क्रियाएं हैं, इनके होने के कारण से जो जीवन है वो आशा, विचार, इच्छा के समुच्चय या परिसीमा में व्याख्यात नहीं होता है। यही मुख्य कारण है कि जीवन प्रत्येक मनुष्य के रूप में ही है। जीवन शक्ति और बल के अभिवाज्य रूप में क्रियाशील रहते ही हैं। इसी के कारण जीवन के अधिकांश क्रियाविधि से संपूर्ण क्रियाओं की व्याख्या होना संभव ही नहीं है। इसी कारणवश जीवन के आंशिक क्रिया विधि से संपूर्ण क्रिया की व्याख्या होना संभव नहीं, यानी आशा, विचार, इच्छा से जीवन के संपूर्ण क्रियाकलाप का व्याख्या होना संभव नहीं। अनुभव के अनंतर संपूर्ण क्रियाएं यानी 10 क्रियाएं सहज रूप में वर्तमान रहता ही है तथा सभी क्रियाएं अनुभव के रूप में होना देखा जाता है। तो अनुभव के साथ 10 क्रियाओं का सहज रूप जो है वर्तमान रहता है और साथ साथ हर क्रिया अनुभव के अनुरूप हो जाती है, यानी नियंत्रित, संतुलित, संयमित हो जाती। अनुभव सह अस्तित्व में ही होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अनुभव सह अस्तित्व में होता है। प्रत्येक मानव अपने अस्तित्व को स्वीकारता ही है, जबकि शरीर समयावधि के अनुसार विरचित हो जाता है। इसे परंपरा के रूप में देखा गया है, इसलिए शरीर रचना विरचना को जन्म और मृत्यु कहते हैं, जबकि जीवन ज्ञान के अनंतर जीवन का अमृत स्वाभाविक रूप में जीवन को समझ में आता है। फिर अगले पैराग्राफ में कहा कि अस्तित्व में जीवन ही अमर पद में और सह अस्तित्व नित्य पद में होना पाया जाता है। तो जीवन अस्तित्व ही व्यापक अनंत अमर रचना विरचना के रूप में स्पष्ट होता है। तो अस्तित्व में 2 चीजें हैं, तो व्यापक, अनंत। व्यापक के रूप में व्यापक वस्तु है, अनंत के रूप में प्रकृति है, जीवन के रूप में अमरता है, और जो भौतिक रासायनिक संसार है उसमें रचना विरचना है ना। इस रूप में अस्तित्व जो है वो वर्तमान है। रचना विरचनाएं परिणामों के रूप में विद्यमान है ही। रचना की अवधि में जो द्रव्य वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, विरचना के अनंतर भी उतनी ही बनी रहती, उतने ही वस्तु अस्तित्व में होते हैं, यानी क्योंकि अस्तित्व घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए वस्तु उतनी ही रहती है। फिर यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि पत्थर को कितना भी कूट पीट ले, कितना भी छोटा मोटा टुकड़ा कर ले, है ना, जितने भी द्रव्य वस्तुएं होती हैं वे सब पत्थर के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार झाड़ अपने रचना रूप में द्रव्य वस्तुओं से वैभवित रहता है। उसे अनेक रूप में बांटने के उपरांत भी उसको कूटने, पीटने, सुखाने, जलाने, कुछ भी करने के उपरांत भी उसका तरल, विरल, ठोस रूप में अथवा विरल और ठोस रूप में सभी पदार्थ जो है वो विद्यमान ही रहते हैं। उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। कुल कहने का मतलब, ना अस्तित्व घटता है, ना अस्तित्व बढ़ता है, ना अस्तित्व समाप्त होता है। फिर तीसरी विधि से कहा कि एक जीव, एक मानव शरीर रचना के जितने भी द्रव्य वस्तुएं समाहित रहते हैं, संयोजित और वैभवित होते हैं, उन्हें जलाने, गलाने, कुछ भी विधि से उसके अनंत टुकड़े में बांटने के उपरांत रचना के दौरान जितने द्रव्य वस्तु रहते हैं वे सब उतने ही बने रहते हैं। यही मुख्य रूप से रचना विरचना के रूप में देखने की विधि है। फिर आगे कह रहे हैं कि इसे संपूर्ण व्यक्ति देखता ही है या देख सकता है। रचना विरचना स्वयं इस बात का द्योतक है। कोई रचना अमर नहीं है, केवल जीवन को छोड़ के कोई भी रचना अमर नहीं है। यह ध्वनि अपने आप से निष्पन्न होती है। यह स्मरण में रखने योग्य तथ्य है कि संपूर्ण रचना विरचनाएं किन्हीं ग्रह गोल पर ही होना पाया जाता है। ऐसे सभी ग्रह गोल जिस पर रचनाएं होते हैं
वह सदा सदा ही पदार्थ प्राण जीवावस्था ज्ञानावस्था, पदार्थ प्राण जीव और ज्ञानावस्था मानव में संपन्न होना पाया जाता है। तो हम लोग पेज 64 में पढ़ रहे हैं ना। फिर इसके बाद है, इस धरती पर इसका साक्ष्य संपन्न हो चुका है। विचारने और निष्कर्ष करने का बिंदु यह है कि यह धरती भी एक रचना है और इस धरती पे संपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे पहले चारों अवस्थाएं कही गई हैं। इस धरती में जीता जागता चारों अवस्थाएं विद्यमान हैं। इन चारों में ये अर्थ दृश्यमान होते हुए धरती विरचित हुए देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि धरती विरचित होते हुए मानव इसलिए नहीं देख सकता है क्योंकि जब वो विरचित होगा तो मानव पहले ही नहीं रहेगा, इसलिए धरती को विरचित होते हुए नहीं देख सकते। और इन चारों अवस्थाओं के होते धरती अपने दृढ़ता को बनाए रखता हुआ मानव को देखने को मिलता है। यानी मानव जो है धरती के विरचित होने को नहीं देख सकता है, लेकिन चारों अवस्थाएं होते हुए धरती अपने में दृढ़ता को बनाए रखते हुए मानव को देखने को मिलता है। इससे यह पता लगता है और प्रमाणित होता है कि भौतिक रासायनिक रचना विरचनाएं धरती के ऊपरी सतह पर होते हुए धरती अपने वैभव को बनाए रखने में क्षमता संपन्न है। दूसरे क्रम में यह धरती अपने आप में व्यवस्था होते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ द्रष्टव्य है। जैसा यह धरती अपने चारों अवस्थाओं सहित एक व्यवस्था के रूप में है ही, इसी के साथ साथ एक सौर व्यूह में भागीदारी निर्वाह करता है। यह भी हर जागृत मानव को स्पष्ट रूप में ज्ञात होता है। हर सौर व्यूह अनेक सौर व्यूह के साथ व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने के क्रम में अनंत सौर व्यूह, अनंत ग्रह गोल मानव सहज कल्पना में आता ही है। असंख्य रूप में, अर्थात मानव गिन नहीं सकता इतना संख्या में ग्रह गोल असीम ऊर्जा में आकाश में दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार यह धरती अपने में चारों अवस्थाओं से समृद्ध होना स्पष्ट है और मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में इस धरती पर है। शरीर परंपराएं स्थापित हो चुकी हैं, जीवन अस्तित्व में है ही। फिर अगला पैराग्राफ है पेज 65 में, गठन पूर्ण परमाणु जीवन पद में व्यवहित होते हैं। जीवन पद में संक्रमण अस्तित्व सहज व्यवस्था अनुसार संपन्न होता है। तो जीवन पद में जो संक्रमण है वो अस्तित्व सहज व्यवस्था अनुसार संपन्न होता है। इस क्रियाकलाप में मानव की कोई योजना समाहित नहीं है। जीव प्रकृति और मानव शरीर रचना विधि पर्यंत भी मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी जब तक जीव प्रकृति का विकास होता है, पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, क्योंकि उस समय तक मानव है ही नहीं इस पृथ्वी पे, है ना। इसीलिए ये लिखा है कि इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जब से मानव इस धरती पर प्रकट हुआ तब से ही जागृति की अपेक्षा रखते हुए जागृति की ओर निश्चित दिशा, गति, प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति, सहज ज्ञान, विज्ञान, विवेकपूर्ण प्रवृत्तियां प्रमाणित न होने के फलस्वरूप शरीर को जीवन समझते हुए अथवा शरीर को निरर्थक समझते हुए, ये दो प्रकार से मानव ने प्रयोग किया है। एक शरीर को जीवन समझते हुए और दूसरी विधि में शरीर को निरर्थक समझते हुए। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि भौतिकवाद और आदर्शवाद। आदर्शवाद में शरीर को निरर्थक मान लिया, भौतिकवाद में केवल शरीर को ही जीवन मान लिया है। तो जितने भी प्रयास हुए उन सभी प्रयासों के फलन में जागृति प्रमाणित नहीं हो पाया है ना। जागृति प्रमाणित नहीं हुआ, ये कैसे पहचानने में आता है? क्योंकि संतुलन नहीं मिला। इस विधि से जीवन और शरीर अस्तित्व सहज रूप में अवस्थित होते हुए जिस अर्थ के लिए मानव का इस धरती पे प्रकटन हुआ है, भ्रमवश उसके विपरीत कुछ भी किए गए उससे मानव में पीड़ा और पीड़ा से मुक्ति हेतु चिरासित जागृति की दिशा और कार्यक्रम को पाना एक अनिवार्य स्थिति निर्मित हुई। इसको ऐसा भी सोचा जा सकता है कि जितने भी प्रकार से मानव इस धरती पे जीने का प्रयास किया,
आदर्शवाद, भौतिकवाद मान लें या और भी कोई विधियों से मानव ने जीने का अभी तक जो प्रयास किया है, उन सब से जहां पहुंचे हैं उस स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्यता निर्मित हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि मानव में पीड़ा बन गई, दुख बन गया, तकलीफ बन गई, समस्या बन गई। यही विगत के संपूर्ण प्रयोगों का फलन है। इसमें चिन्हित रूप यही है कि धरती अपने संतुलन को खो रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि पीड़ा तो पहले भी बन गई थी, लेकिन अभी जो चिन्हित रूप में क्या दिख रहा है कि धरती अपने संतुलन को खो रहा है, अथवा धरती संतुलन से असंतुलन की ओर परिवर्तन होने का सूचना, संभावना मानव को विदित हो चुकी है। और दूसरा इसका कारण है कि मानव अपने में संतुलन को ना पहचानना। तो दोनों बातें हो गई हैं कि धरती भी अपने संतुलन को खो रही है और मानव अपने अंदर आशा, विचार, इच्छा आदि का जो मानव संबंधों में जो संतुलन है उस सबको भी नहीं पहचान पा रहा है ना। इस मुद्दे में मानव आवेश और आवेशकारी विधियों को अपनाया है। और ये जो मुद्दा है उसका मूल कारण क्या है कि मानव ने अपने जीने में आवेश को या आवेशकारी विधियों को अपनाया है। इसका साक्ष्य क्या है? इसका साक्ष्य ये है कि भोगोन्मादी समाजशास्त्र, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, कामोन्मादी मनोविज्ञान है ना, इसका प्रमाण है अभी मानव परंपरा में। किस बात का प्रमाण है? कि मानव आवेश और आवेशकारी विधियों को जीने में अपनाया हुआ है, जिसको परंपरा में अति महत्वपूर्ण विधि से पढ़ाया जाता है। वो कह रहे हैं, और अपन इसको कहें अपनी भाषा में तो दुर्भाग्य की बात यह है, इसी को यानी इन तीनों प्रकार के शास्त्रों को परंपरा में अति महत्वपूर्ण विधि से पढ़ाया जाता है ना पढ़ाते हुए भी आचरण, व्यवहार, मुद्रा, भंगिमा में अपेक्षा, आकांक्षा के स्थानों पर अधिकांश स्थानों में मानव में अधिकांश भाग इन्हीं आवेश जन्य वाली लक्षणों को प्रकाशित करता रहता है। तो कह रहे हैं कि ना पढ़ाते हुए भी, यदि मान लो कोई लोग नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, उस स्थिति में भी आचरण, व्यवहार, मुद्रा, भंगिमा में अपेक्षा, आकांक्षा के स्थानों पर अधिकांश स्थानों में मानव में अधिकांश भाग में इन्हीं आवेशजन्य लक्षणों को प्रकाशित करता रहता है। इस नजरिए से पता लगता है कि मानव अपने चिरासित जागृति को पहचाना नहीं है। इन्हीं उन्माद त्रय में ऊंचाइयों को पाना सम्मान और वैभव का आधार भी माना जाता है। तो वो कह रहे हैं बाबा जी कि ये जो तीनों उन्माद त्रय हैं, लोग इसी को सम्मान और वैभव का आधार भी मान लिए। इस मुद्दे को यहाँ ध्यान दिलाया गया है कि यह मान्यताएं अर्थात उन्माद त्रय संबंधी जितने भी विचार प्रवृत्तियां हैं वह सब जागृति के विपरीत हैं। जागृति का प्रमाण समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व का अभिवाज्य वर्तमान है। यह अत से इति तक ध्यान में आने व सर्व मानव में सार्थक होने का आशय समाहित है। इसके साथ यह भी आशय समाहित है कि हम संग्रह सुविधावादी विधि का सटीक मूल्यांकन करें। सर्वशुभ रूपी कार्यक्रमों, विचारों, प्रवृत्ति, निष्कर्षों को मानव के सम्मुख प्रस्तुत करना व्यवहारवादी समाजशास्त्र का प्रधान उद्देश्य है। फिर अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति सदा सदा के लिए सामाजिक होना संभव नहीं है। और उपभोक्तावाद को परिभाषा दी है उन्होंने कि उपायों से भोग विधियों को पहचान लेना ही उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावादी विचार स्वयं संग्रह की ओर और सुविधा ही इसका लक्ष्य बना रहता है। संपूर्ण सुविधाएं इंद्रिय सन्निकर्ष में व्याख्यायित होती हैं। तो सुविधा का मतलब है इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय सुख जिसको कह रहे हैं, इंद्रियता जिसको कह रहे हैं, उसमें व्याख्यायित होती है। इसे भोग के लिए आधार रूप में पहचानने, सर्वोपरि उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यह कर ही रहे हैं। ऐसे उपभोक्ता संस्कृति में अच्छे से अच्छा मकान, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छा वस्तु, आभूषण, प्रसाधन, अलंकार, विधियां गण्य हैं। उन्मुक्त विचारों, प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल स्थलियों की भी परिकल्पना है। जैसे हम लोग टूरिस्ट प्लेस आदि को बना लेते हैं, या परिवार में, घर में सायनागार, प्रसाधनगार,
आहार स्थली भोजनागार के रूप में पहचाना गया है। इनकी साज सजावट, रचना, उपयोगिता और भंगिमाओं पर चर्चा उन्नतशील विधि से ही होती है। ऐसी प्रवृत्तियों में पले हुए व्यक्ति को देखने पर, सर्वेक्षण करने पर यही दिखाई पड़ता है। उनमें से सर्वाधिक लोग उत्पादन से जुड़े हुए नहीं रहते। मतलब जो इस तरीके की चीज़ों में को बहुत में जी रहे होते हैं, उसमें भी बाबा जी कह रहे हैं कि इनमें से ज़्यादा सर्वाधिक लोग जो हैं उत्पादन से जुड़े नहीं रहते हैं। संपूर्ण वैज्ञानिक आवाज़ों का बुलंद होने के क्रम में प्रौद्योगिकी की स्थापना और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन जोर शोर विधि से देखने को, सुनने को मिलता ही है। इन इन आवाज़ों में जोर शोर से यही कहा जाता है कि हर वस्तु आप जो चाहेंगे वह सब डब्बा बंद होकर आपके घर पहुंच जाएगी। उसकी भरपाई में हर उपभोक्ता को मुद्रा देना है। आपको करना कुछ नहीं है। उपभोक्ता को उत्पादन की ओर सोचना भी नहीं है ना। सभी उत्पादन उपभोक्ताओं के उपहार के रूप में ही प्रस्तुत होने की घोषणा करते हैं। जिसको अपन कह रहे हैं कि उत्पादन का काम तो सब कारपोरेट करेंगे, इसलिए आपको सोचना नहीं है, बस आप पैसा कमाइए ताकि आप उनको खरीद सकें। यह विशेषकर आहार वस्तुएं, अलंकार वस्तुएं, आवास वस्तुओं में से ईंटा, पत्थर, रेत, लोहा छोड़कर बाकी सब बंद पैक में ही आती हैं। यही बंद पैक, उत्तम पैक, आकर्षक पैक में सुरक्षित होकर उपभोक्ता के पास पहुंचता है। इसमें उपभोक्ता भी बहुत बाग हो जाते हैं। इसमें बाग होने का यानी बहुत खुश रहते हैं। बाग होने के तर्क में से एक डब्बे के खाने से घर काला नहीं होता है, घर गंदा नहीं होता है, भले ही संपूर्ण शहर प्रदूषण से भरा हो। यथा जैसे अभी अहमदाबाद में ही देखते हैं ना, तो कचरे का एक 4-5 पहाड़ बन गए। इतना कचरा जो है इस डब्बा बंद के चक्कर में, ये पैकिंग वैकिंग के चक्कर में होता है ना, तो उसके कारण से हवा भी अशुद्ध हो जाती। तो यथा कहीं भी शुद्ध हवा नहीं मिलता है। लेकिन घर के अंदर कोई दाग नहीं हो तो आदमी बड़ा बाग रहता है ना, कि हमारा घर बहुत नीट एंड क्लीन रहता है, जबकि पूरा शहर और पूरी हवा और पूरा पानी सब गंदा कर चुके होते हैं ना। तो कह रहे हैं कि गदगद होता हुआ उपभोक्ता को देखा है। और इस सब के मूल में क्या है, ये सब जो हवा, पानी, वातावरण जो सब गंदा हुआ है, उसके मूल में यही है कि हमने वस्तुओं को बहुत अच्छे पैक वैक करके जो है उसको बेचते हैं। उससे जो कचरा निकलता है, वो कचरा जो है कचरे का अंबार बन जाता है। उससे प्रदूषण फैलता है, उससे हवा भी खराब होती है, उससे गंदगी फैलती है, ये सब है। स्वच्छ सुंदर डब्बे के अंदर आहार वस्तुएं बंद होने के उपरांत उसे पावन वस्तु मानी ही जाती है। ऐसा मानते हैं कि अच्छे डब्बे में पैक है। जैसे हम लोग जो है पिज़्ज़ा लेने जाते हैं पिज़्ज़ा हट में या मैकडोनल्ड में, तो जो पिज़्ज़ा पैक करते हैं, जितना पिज़्ज़ा का वजन रहता है उतना ही कचरा निकलता है। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे पैक खाने को जब लेके आते हैं तो जितना हम खाते हैं उससे दुगना जो है कचरा निकलता है, पैकिंग मटेरियल के रूप में, डब्बे के रूप में, है ना, इस रूप में। फिर वो सारा कचरा इकट्ठा होके कचरे का पहाड़ बन जाता है। इसीलिए बाबा जी यहाँ पर इस बात का ध्यान दिला रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि वो चाहे पैक बंद वस्तु जो है कैसी भी हो, लेकिन उसको ऐसा मान लेते हैं कि ये बहुत बढ़िया है। इस विधि से पैक और नामों पर विश्वास दिलाना ही संपूर्ण उपभोक्ता संसार में प्रचार, और वह भी आकर्षक प्रचार को अपनाया जाता है। आकर्षक प्रचार का मतलब है कि किसी लड़के लड़की की भाव भंगिमा, मुद्रा, और वो भी यौन उन्माद के रूप में उसको महिलाओं को दिखाते हैं, या इस तरीके की मुद्राएं दिखाते हैं जिसमें लोगों को लगता है जैसे सिगरेट पीना बहुत स्टेटस की बात है, ड्रिंक करना जो है बहुत बड़े लोग ही ड्रिंक कर सकते हैं। इस तरीके के विज्ञापन बनाए जाते हैं। तो वो सब के उदाहरण देते हुए बाबा जी ने यहाँ सब इस पूरे पैराग्राफ में उसको उदाहरण दिए। फिर लास्ट में अंतिम पैराग्राफ कल जो जहाँ तक हमने पढ़ा था वो ये है कि सुविधा संग्रह, भोग, अतिभोग, बहुभोग मानसिकता, उपक्रम, प्रौद्योगिकी, विज्ञान विधि से समाज रचना
उसका निरंतरता और इस पृथ्वी पर नैसर्गिक संतुलन अर्थात पृथ्वी के चारों अवस्थाओं के परस्परता में संतुलन और संपूर्ण मानव में संतुलन चिन्हित रूप में प्राप्त नहीं हो पाया। यानी ऐसा जीते हुए हम लोग पिछले हजारों साल से इस पृथ्वी पे हैं मानव जाति के रूप में, और पिछले 200-300 साल से बहुत तेज गति हो गई है, और अभी पिछले 30-40 साल में तो गति आदमी की कल्पना में ही नहीं आ रही है कि ये जो आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, क्योंकि गति इतनी ज्यादा है कि जो भी पिछले अनुमान लगाए गए थे वो सारे अनुमान जो है वो ध्वस्त हो गए, और अभी हम लोग इस जगह पे आ गए हैं कि हम अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं आने वाले समय में लाइफ स्टाइल क्या होगी, फैमिली क्या होगा, टेक्नोलॉजी किस दिशा में जाएगी, इस धरती का वातावरण कैसा होगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या बढ़ेगी, तो क्या होगा, प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसकी भयानकता का भी कल्पना हम लोगों के अंदर नहीं आ पा रही। एक अनुमान जितना लगा सकते थे, क्योंकि गति इतनी ज्यादा तेज है कि अनुमान ही नहीं लग रहा है। जैसे खेती कैसी होगी, इकोनॉमी कैसी होगी, ये सब अनुमान में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े विद्वान विशेषज्ञ भी जो है इसमें फेल हो रहे हैं। तो इसीलिए बाबा जी यहाँ कह रहे हैं कि संग्रह सुविधा, भोग, अतिभोग, बहुभोग, मानसिकता, उपक्रम, प्रौद्योगिकी, विज्ञान विधि से समाज रचना, उसका निरंतरता इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी का नैसर्गिक संतुलन अर्थात चारों अवस्थाओं के परस्परता में संतुलन और संपूर्ण मानव में संतुलन। संपूर्ण मानव में यानी मानव जाति में जो संतुलन है, हर परिवार में, हर व्यक्ति में, हर परिवार में, हर परिवार के रूप में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में संतुलन चिन्हित रूप में प्राप्त नहीं हो पाता है। यह संपूर्ण मेधावियों को स्पष्ट हो चुका है, अतएव इसका विकल्प गतिशील होना ही एकमात्र उपाय है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब हमको इसके विकल्प पे सोचना चाहिए। जो भी हम लोग अभी तक करते आए हैं, जो जिस भी विधि से जीते आए हैं, उसके विकल्प के ऊपर विचार करना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। मुझे लगता है आज विकल्प को पढ़ते हैं, फिर इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे योगेश जी? हाँ भैया, पढ़िए विकल्प का प्रधान बिंदुओं। कौन सा पेज है? पेज नंबर 70 है, 70। अच्छा, पेज नंबर 70 है। वहाँ क्या है? विकल्प का प्रधान बिंदु। हाँ, अच्छा, 9 बिंदु दिए। अच्छा भैया, ये पढ़ना शुरू करने से पहले एक मुद्दे पे थोड़ा बात करना चर्चा चाहता था। करना है क्या? हाँ हाँ करिए। एक मुद्दा, क्योंकि उसी मुद्दे से मैं जुड़ा आज अभी। वो मुद्दा पहले भी जो है शायद जो है आपसे चर्चा हुआ है कि धरती है ना, धरती भी एक रचना है। हाँ, हर रचना की विरचना निश्चित है, मतलब ऐसा कुछ बाबा जी कह रहे हैं। 64वां पेज है। हाँ हाँ, 64 नंबर के पेज पे। हाँ, तो इसमें बाबा जी मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि धरती की जिस धरती पे ये हाँ, इतनी बात कह रहे हैं कि जिस धरती पे विकास के रूप में ये चारों अवस्थाएं स्थापित हुई है ना, हाँ, इसको तो इसमें जो विकास और जागृति को जानने का अधिकार केवल मानव के पास है। ठीक बात है ना? तो इसलिए हाँ, मानव जो है ना, अब हाँ जी, धरती की चारों अवस्थाओं की जो चारों अवस्थाओं के साथ जो धरती अपनी दृढ़ता को बनाए रखती है, हाँ जी, ना, अपने गठन को बनाए रखती ठीक बात है ना, इसको तो मानव देख सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये धरती कभी विरचित हुई होगी, इसको मानव नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि विरचित होने से पहले मानव ही नहीं रहेगा ना अस्तित्व में। हाँ हाँ, वो तो है ही, है ना? तो फिर वो देखेगा कैसे? ठीक तो बात। हम लोग कोई आगे जाके कोई विज्ञान बहुत विकसित हो जाए हाँ, और ये जो अनंत ग्रह गोल नक्षत्र हैं उसमें कोई मानव जाति वाली जो है कोई पृथ्वी हो, कोई ऐसा कोई ग्रह हो,
और उसका हम लोग जो है विरेचन देख लें, शायद ये कल्पना में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कभी हो सकता, नहीं हो सकता, कह नहीं सकते। लेकिन बाबा जी यहाँ कह रहे हैं इस पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी का विरेचन तो हम नहीं देख सकते, है ना। हाँ जी, हाँ जी भैया। मैं हाँ, हाँ जी, आपका बात पूरा हो जाए तो फिर मैं जो है हो अपना गया मेरा बात, बोलिए। तो मैं इस बारे में ऐसा सोचता हूँ कि धरती एक रचना है, लेकिन अस्तित्व में, है ना, हर चीज जो है पूर्णता की ओर गतिशील है, अग्रसर है ना। और एक बार पूर्णता को पा लेते हैं फिर उसकी निरंतरता रहती है भैया। हाँ जी, हाँ, है ना, अस्तित्व में हर चीज जो है, हर इकाई पूर्णता की ओर अग्रसर है, और एक बार पूर्णता को लेकिन पा लेगी भैया फिर जो उसकी रचनाएं है ना, जो हाँ जिसको बाबा जी ने कहा जो रचनाएं हैं वो विरचित होती हैं, ये प्रकृति का सिद्धांत है ना, नियम है, प्रकृति का भैया। नियम है। तो फिर जो जैसे है मानव शरीर तो है, पेड़ फिर पौधे हैं, जीव फिर जानवर तो हैं, तो जो जो, गठन जो गठनपूर्ण परमाणु, अच्छा, गठनपूर्ण परमाणु को रचना नहीं कहते, वो क्या रचना रचना नहीं कहते है। हैं? हाँ, जीवन इकाई। नहीं, एक आध जीवन जगह कहीं पर गलती से रचना शब्द लिख दिया है पर गठन पूर्ण परमाणु को, लेकिन बाकी जगह उसको गठन पूर्ण ही बोला है मैं इसको ऐसे देखता परमाणु हूँ को। भैया कि, है ना, अ, धरती पर चारों अवस्थाओं का प्रकट हो जाना धरती की पूर्णता है। जी, धरती पर चारों अवस्थाओं का, किसी भी धरती पर चारों अवस्थाओं का प्रकट हो जाना धरती की पूर्णता है। अब जो है वो अपने आप से बनी रहेगी अगर जो है मानव के हस्तक्षेप से, मानव की नासमझी से अगर वो धरती पे ऐसा कुछ कर दे और धरती विरचित हो जाए, वो अलग बात है। वरना ये धरती अपने आप में जो है दृढ़ होती जाएगी। हाँ हाँ, ऐसा मैं इसको जो है यहाँ जो कह रहे हैं। भैया हाँ एक इसमें धरती की पूर्णता वाली बात में एक प्रश्न है कि जब तक समग्र मानव जात आचरण पूर्णता, जागृति पूर्ण, मानव पूर्ण, मानवता पूर्णता, जागृति पूर्णता और आचरण पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक धरती की पूर्णता कैसे सिद्ध होगी? होगी ना। धरती की पूर्णता चार अवस्थाओं की प्राप्ति के रूप में है भैया। चार नहीं अवस्थाओं का नहीं उद्भव हो जाना धरती की पूर्णता है, ऐसा मैं समझता हूँ, है ना। नहीं नहीं, अब धरती की, मानव की पूर्णता, मानव भैया, हाँ, मानव जो है वो अस्तित्व में जो है, मानव की पूर्णता अस्तित्व में पूर्णता के अर्थ में मैं देख रहा हूँ। तो धरती भी ठीक अस्तित्व बात है। में ही है लेकिन ना? जो भास्कर भाई बोल रहे हैं, हाँ भैया। भास्कर भाई कह रहे हैं कि चारों अवस्थाओं का पूरा हो जाने का मतलब है जब मानव परंपरा जागृत हो जाए। यदि मानव भैया परंपरा जागृत नहीं वो तो हुआ जागृत है, इसका परंपरा की मतलब बात है चारों अवस्थाएं अभी प्रमाणित नहीं हुई, इतना नहीं ही वो कह भैया। रहे हैं बस। नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि, है ना, शायद आप भी मानव वही का कह रहे हो। मानव का जागृत हो जाना मानव परंपरा के अर्थ में है ना? हाँ, वही मानव लेकिन जो है परंपरा के धरती अर्थ। पर चार अवस्था का प्रकट हो जाना वो धरती की हम्म, पूर्णता के अर्थ में है। आप समझो कि मानव जागृत नहीं हुआ तो मानव ये धरती को नष्ट कर सकता है। अगर मानव ने नष्ट नहीं किया तो ये धरती अपने आप में निरंतर बनी रहने वाली इकाई है, ऐसा मैं भैया समझता ठीक एक बात है। एक तरफा आप ऐसा कह रहे हैं हूँ। हाँ कि पूर्णता का होना निरंतरता है, कोई भी चीज हाँ जी। पूर्णता का होना निरंतरता है, यानी धरती की नहीं, पूर्णता पूर्णता का होगी होना तो निरंतरता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ भैया। हाँ, मैं जी, तो ये कह रहा हूँ कि पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता है। हाँ, तो जैसे धरती की, गठन पूर्णता फिर उसकी निरंतरता है, जी आचरण पूर्णता फिर उसकी निरंतरता जी, है ना। आचरण क्रिया पूर्णता उसके बाद उसकी निरंतरता है। वैसे ही धरती की अपनी पूर्णता जो है चारों अवस्थाओं का प्रकट होने के रूप में धरती की पूर्णता है। अब वो तो धरती की पूर्णता को जो है अगर मानव नहीं संभाल सके तो नष्ट हो सकती है। अगर मानव संभल जाए, मानव जागृत हो जाए तो फिर इस धरती पर न तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, न ये जो अभी धरती का प्रदूषण जो शोषण हो रहा है वो होगा। तो फिर धरती को क्या प्रॉब्लम है? तो फिर उसके भैया बाद आप वो बनी मानव को रहेगी धरती से निरंतर। जो अलग क्यों देखते वही हैं तो भैया? भैया वही क्या भैया? भास्कर भैया? भाई वही बोल रहे हैं, योगेश भाई। हाँ हाँ इस हाँ भैया। इसको अपन यहीं, इसको यहीं रोकते हैं। जी, हाँ भास्कर भाई भी यही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हो। भास्कर भाई हाँ कह रहे हैं कि जब जागृत मानव परंपरा हो जाएगी, इसके बाद हाँ जो भैया। आप कह रहे हैं उसकी निरंतरता बनी रहेगी पृथ्वी। हाँ फिर हाँ, नहीं पृथ्वी भैया, को संकट नहीं। लेकिन बिल्कुल यदि मान लो बिल्कुल। जागृत नहीं हुआ मानव परंपरा,
उस हाँ स्थिति में आप भी कह रहे हो कि धरती बर्बाद हो सकती है, बिल्कुल आप भैया। भी कह रहे हो, ठीक हाँ है। मैं इस वही अर्थ में भास्कर कह रहा भाई हूँ। कह रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों एक ही बात कह रहे हाँ मैं भैया थोड़ा हैं। जोड़ दूं इसमें, मैं इस अर्थ में कह रहा हूँ कि आज कई लोग ऐसा भी समझ रहे हैं, है ना, मैं भी जो है अपना मतलब ये एक रख रहा हूँ, मैं ये नहीं, एक समझने के अर्थ में कह रहा हूँ कि, है ना, जैसा मैं समझ रहा हूँ उसको व्यक्त कर रहा हूँ कि कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि एक न एक दिन अगर परंपरा जागृत हो गई, मानव परंपरा, लेकिन धरती अपने आप में एक रचना है, रचना होने के नाते उसका विरचित होना निश्चित है, ऐसा कई लोग समझ रहे हैं भैया। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि एक बार मानव परंपरा जागृत हो गई तो फिर ये धरती जो है वो विरचित होने की कोई संभावना नहीं है, बस केवल इतना जो है। वही भास्कर भाई भी वही कह रहे हैं। बस 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 भास्कर भाई कुछ जो है, मुझे ऐसा लगता है भास्कर भाई आप वही कह रहे थे कि आपका ऐसा सोचना है कि रचना होने के नाते इस धरती पर मानव परंपरा जागरूक भले हो जाए, लेकिन एक न एक दिन तो ये रचना को विरचित होना ही है। नहीं नहीं भैया, है, ऐसा नहीं है। बस 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 मेर, बस तो मेरा एक ही का कहना बात है। ऐसा है कि मानव धरती में समाया हुआ है, मानव धरती से अलग नहीं है। मानव तो है ना, है मतलब न? ये किस अर्थ तो में कह रहे हैं आप? धरती की पूर्णता, मेरा कहना इतना ही है कि धरती की पूर्णता और धरती की निरंतरता तभी बनी रहती है कि मानव सभ्यता आचरण पूर्णता सिद्ध करे इस धरती पर, बस। ठीक बात है, ठीक बात है, बस बस। इसीलिए मैं कह रहा था आप दोनों एक ही बात करें। हाँ, नहीं ठीक बात है भैया। मैंने कई जगह पर भैया ऐसा भी सुना, मतलब कई जो है गोष्ठियों में, कि भले ही जागृत हो जाए लेकिन रचना होने के नाते धरती को विरचित होना है वो निश्चित है। तो मैं इस अर्थ में केवल जो है ये यहाँ मैंने बात रखा। ठीक है भैया। बाबा जी ने वांग्मय में कहीं नहीं कहा क्या? ये कि धरती विरचित हो जाएगी ठीक बात। जागृति के बावजूद, ऐसा कहीं लिखा हाँ नहीं। जी लोग हाँ जी। अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करते रहते हैं, उसके लिए क्या बिल्कुल किया बिल्कुल जाए। बिल्कुल भैया, है ना, रचना का आ, विरचित होना भावी है, इस वाक्य के अर्थ में आदमी सोच सकता है कि धरती भी एक रचना है और रचना का विरचना निश्चित है तो धरती की विरचना भी निश्चित है। इस अर्थ में मैंने जो है केवल ये बात रखी है। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैं विद्वान जनों की सभा में कुछ रखना चाहती हूँ। हाँ जी। नहीं जी। नहीं, आप ऐसा टिप्पणी करके मत रखिए। आप केवल इतना बोलिए कि हम रखना चाहते हैं। हाँ, बड़े भाइयों की साथ में अपना कुछ जोड़ना चाहती हूँ बातचीत में। हाँ हाँ दीदी। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, है तो ये पदार्थ अवस्था की ही जो मतलब अब धरती जो है तो जड़ इकाइयों से बना हुआ। तो यदि कोई कॉस्मिक घटना हुई, किसी ऐसी घटना में कोई दो ग्रह गोल कहीं टकरा गए, ऐसी कोई घटना हुई, तब भी विरचित तो हो ही सकते हैं, चाहे मानव जागृत भी हो गया हो, उसकी संभावना तो है ही। अब ये मैं ये नहीं कह रही कि बनेगी, हो सकता है कभी किसी काल में ना भी बने, लेकिन अरे अच्छी कल्पनाएं करना चाहिए, कहाँ आप लगे। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया। बढ़िया बढ़िया नहीं, सोचिए। अच्छा, जी ठीक नहीं, है। नहीं ठीक बात ये है सोचिए कि सुनीता। इस धरती पे कुछ सोना चांदी कम होगा तो दूसरे ग्रह से टकरा के आ जाएगा। हाँ, ऐसा भी पहले भी होता रहा है। हाँ, वो तो संपूर्ण जब 100 जो उसके जितने आवश्यक तत्व हैं उसको पूर्णता के क्रम में लाने में ये सब घटनाएं तो होती ही रही है ना, और आगे हम भी लोग होती रहेगी। हम जो है ना पिछले 40 साल से सुन रहे हैं जी। ये वाला उल्का पिंड आ रहा है, वो टकरा जाएगा और धरती पे, और कभी कुछ नहीं होता। वो एक एक समय तक आता फिर कहीं और चला जाता। कहीं और निकल जाता है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम भी यही सोचते रहते हैं और कहीं क्योंकि ना हम तो कहीं। जियोलॉजी वाले हैं ना। जी जी, तो नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो बहुत आता रहता है कि ये वाला क्या कहते हैं, हेलीपैड आ रहा है, वो ये आ रहा है। वो आ रहा है, वो आ रहा है, सब आ रहा है। नहीं, सब निकल सुनीता बहन, जाए। जी। है ना, और दर्शन ऐसा में जो सुनते है ना एक सुनते अभी अपना शरीर छूटने का टाइम आ रहा है। वो धरती वैसे ही की वैसे ही। शरीर ही दर्शन में में एक अच्छी शरीर, निश्चित दूरी की बात है दीदी। नहीं वो तो बात आपकी ठीक है। तो अस्तित्व में हर इकाई एक अच्छी निश्चित दूरी से, है ना, परस्पर पहचानना और निर्वाह करना कर रही है ना। तो उस अर्थ में आप जो कह रही हो कल्पना हो सकती है, कल्पना जा सकती है इस अर्थ में, लेकिन संभावना दिखती नहीं है।
ठीक है। हाँ मतलब वो, हाँ जो सुरेंद्र भैया कह रहे हैं वही ठीक है कि कल्पना ठीक ही की जाए। और आज भैया जागृति मैं नहीं, वो कल्पना ठीक ही की जाए, ये तो थोड़ा जो हम है तो बिल्कुल जबरदस्ती वाली योगेश बात भाई है की भैया। बात से, योगेश भाई की बात से सहमत हैं। हम लोग यदि जागृत हो जाते हैं तो हम धरती को विरचित होने ही नहीं देंगे। बिल्कुल भैया, और बिल्कुल, फिर संभावना ही नहीं है। हाँ, नहीं भैया मैं तो ये भी कह रही हूँ कि सुरेंद्र भैया कह रहे हैं शरीर छोड़ने का टाइम आ गया, तो इसी धरती वाला तो तत्व का छोड़ देंगे ना, कहीं और संभावना होगी तो उस धरती पे भी चले जाएंगे। जागृत एक चैतन्य इकाई तो ठीक ही है, तो बनी ही रहेगी ना अस्तित्व में। हाँ, तो कोई यदि जा पाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं जा हाँ, पाएंगे तो क्या करेंगे। तो कोई ना भोगेंगे कोई, फिर। हाँ सही बात है, भोगेंगे भी। हम्म। वो तो जीते जी पता चल जाएगा ना। जीते जी जी अगर आप जो है मानव चेतना में आ गए, तो मतलब जो है इस धरती पर, मेरे हिसाब से इस सोलर सिस्टम में, है ना, जीते जी हमको हमारी चेतना का स्तर पता चल जाए कि हम देव चेतना में पहुंच गए हैं, तो हो सकता है हम जो है इस धरती से कोई तो और जो ये है बोल कैसे दीजिए। कैसे बचेगी, हाँ, इसके लिए विकल्प के प्रधान बिंदु हैं पेज नंबर 70 पे, वो पढ़ डालें। शरण भैया ने कहा बहुत हो गया, आगे चलो विकल्प में ढूंढो। लेकिन खैर मैं क्या कहते हैं योगेश भैया, ये जोड़ना चाहती हूँ कि आप तो मतलब अब हम इतने, हमारे सब भाई इतने तीव्रता से लगे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जागृत होना तो निश्चित ही है। बिल्कुल, जी बिल्कुल, अस्तित्व में जागृति निश्चित जी है ना। विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। अगर उसमें हम लोग हमारा जोर लगाए तो थोड़ा हमारी अपनी जागृति थोड़ी तेजी से हो सकती है, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, वरना जागृति तो निश्चित है ना? क्रम भाई, बताइए। हाँ जी, आगे बढ़ो। recently I too had the same feeling. Earth though its magnetic power, magnetic lines, poles है ना, उसका स्ट्रेंथ तो कम हो रहा है। हम तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और सभी वस्तुओं को यूज कर रहे हैं, और इसी के कारण धरती का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो कम हो रहा है। So actually it is situated in a place and it is revolving around the sun and all. It is all because of its capacity and all strength. There it is magnetic and current, everything may be there. There I thought it may escape from this um, orbit. I too thought like that, and I had a dream also. I do not know, 1 month back. So पाठक भैया, अगर आप चाहे तो कुछ जी। बताइए ना इसके बारे में। अब वो, मैं भी नहीं, वो कहूंगी जो हमारे आप जो कह रहे हैं वो सब सुरेंद्र सही है। भैया, नहीं नहीं सुरेंद्र भैया, आप जियोलॉजी के इंजीनियर भी रहे हैं, तो मैं, पद्मा बहन ने जो कहा मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, तो मैं चाहती एक बार, या तो वो आवाज ये कह थोड़ी रहे हैं कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है कमजोर हो रही है। जी तो इसका प्रमाण है कि जो बर्फ पिघल रहा है ना, जी। इसका प्रमाण बर्फ पिघल रहा है और मौसम का असंतुलन हो रहा है हम्म और सुनामी जैसी घटनाएं आ रही हैं ना, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, नियंत्रण को बना के रखती है। तो वो जो नियंत्रण है ना धरती का, वो गड़बड़ हो रहा है। इसी को कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। बिकॉज ऑफ बाबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी ने भी वेव्स। बाबा जी ने भी ऐसा कहा है कि यदि मान लीजिए ध्रुवों का बर्फ पिघल जाता है, उस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसमें बाबा जी ने ये कहा है, ऐसा यदि होता है तो ये धरती जो है धूल के बादल में बदल जाएगी, क्योंकि विघटित हो जाएगी ना, तो सारा पदार्थ राशि जो है विघटित हो जाएगी। जैसा शनि का जो अपना वलय है ना, धूल का वलय है, जी जी ऐसा वातावरण में एक ऐसा वलय बन जाएगा धूल का। जी। और फिर वो सेटल होगा, उसमें पता नहीं करोड़ों साल लगेंगे तब जाके सेटल होगा, फिर उसमें विकास क्रम होगा। तब यहाँ के जो जीवन है वो फिर कहीं और जगह, कहीं धरती होगी वहां पर चले जाएंगे, जी भैया। क्योंकि अस्तित्व में दूरी नहीं है ना। या ये भी हो सकता है कि वो अनंत काल तक प्रतीक्षा करेंगे कि जब
जी मानव शरीर रचना आएगी तब जाके वो जीवन, या जीव अवस्था आएगी तब वो जीवन जो है फिर से उनको अवसर मिलेगा अपने बिल- होने को प्रमाणित करने के लिए। ठीक बात है। यदि चेतना नहीं बदली तो फिर यही संभावना रहेगी कि अनंत काल तक प्रतीक्षा करते रहेंगे। हाँ, अभी भी करते ही हैं प्रतीक्षा। हम्म। अभी भी यदि धरती पे शरीर नहीं रहते हैं तो वेट करते रहते हैं। वेट करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और यदि वो जीवों जैसे ही संस्कार रहते हैं तो जीव शरीरों में चले जाते हैं। हम्म। और मान लीजिए जीवों से थोड़ा सा जागृति का स्तर ऊपर आ गया है हम्म। तो फिर जीवों में नहीं जाते हैं, वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब मानव हाँ, परंपरा में शरीर होगा तब वो तभी तो भी जन्म है। लेंगे। और कैसे परिवार में लेना चाहते हैं, कहाँ लेना चाहते हैं। हम्म, हाँ, तो वो नियति और सहज मुझे विधि लगता से है तय भैया, होता है। अजागृति में नियति सहज विधि से गति होती। हाँ, उसमें हमारी चॉइस जागृति नहीं है। में, हाँ, जागृति में ही हमारे पास स्वतंत्रता रहती है। दूसरी बात भैया, देहातीत स्थिति रहती है ना, शरीर विहीन स्थिति, उसमें जो है समय का भी कोई मायने नहीं रहता, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हाँ, समय का मायने जीवन नहीं रहता है, जीवन हाँ लेकिन जो चित्रण क्रियाएं चलती रहती ना, जैसे स्वप्न चलता रहता है अपने अंदर। जैसे हम लोग नींद में रहते हैं तो हमको समय का हाँ, पता नहीं रहता है, समय का पता नहीं रहता। लेकिन जो स्वप्न चलता रहता है उस स्वप्न के कारण से सुखी दुखी होने का क्रम बना रहता है। मतलब यदि गलत चित्रण हो रहा है तो हम स्वप्न में भी पीड़ित रह दुखी जाते हैं। होते हैं। ठीक बात है। स्वप्न में दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, कई बार लोग रोते भी हैं, चीखते भी हैं, है ना, भयभीत भी होते हैं स्वप्न में। तो बिल्कुल। यदि जीवन में अजागृति रहती है तो वो फिर भोगना पड़ती है। शरीर नहीं मिलता है तब भी, और शरीर मिल जाता है तब भी भोगना पड़ती है, क्योंकि चित्रण तो वही रहता है। मान लो नया शरीर मिल गया तो ये है कि पुराना बहुत सारा मेमोरी वॉश आउट हो जाता है, लेकिन जो प्रवृत्ति वही बनी रहती है। तो प्रवृत्तियां बनी रहने के कारण से पुनः वही चित्रण फिर से दोबारा बन जाते हैं। तो यदि वातावरण में जागृति नहीं है, यानी शिक्षा संस्कार जो है वो परंपरा में स्थापित नहीं है, उस स्थिति में भ्रमित चित्रण के साथ अगला शरीर लेके फिर से भ्रमित चित्रण की जगह पे ही पहुंचते हैं, क्योंकि वो भ्रम का कारण बना ही रहता है। भ्रम का कारण क्या बना रहता है कि जीवन स्वयं को शरीर माने रहता है। तो शरीर माने रहता है तो शरीर विधि से जीता है, इंद्रियों के साथ जीता है ना, उस विधि से जीता है। तो उसके कारण से जो प्रवृत्तियां बनती हैं, जो रिजल्ट आते हैं वो आते ही हैं। उसमें जो दुख पीड़ा भोगना पड़ती है भोगनी पड़ती है ना, चाहे शरीर रहे चाहे शरीर ना रहे, है ना। ऐसे भैया ये मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई ना, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो महत्व है ना, पूरी धरती को मतलब जो है गठित करने के अर्थ में है ना, एक गठित गठन के करने रूप के में अर्थ। बनाए रखने के अर्थ में। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गया और वो दोनों बातें डिस्टर्ब, हैं, गठन के लिए भी है और गठन को बनाए रखने के लिए। गठन को बनाए रखने के में, गठित करने के लिए और गठन को बनाए रखने के अर्थ में है। अगर हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बिखर गया तो धरती बिखर जाएगी, जो धूलि के रूप में बिखर, होगी। कृपया हाँ, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं, ये मुझे लगता है इनका माइक्रोफोन चालू रह गया है, घर में बातचीत हो कोई रही बात है। नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है ना। पद्मा तो बहन का माइक्रोफोन अभी बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, नहीं, पद्मा बहन नहीं, बहन नहीं, रणछोड़ भाई का कोई बात नहीं, उनने बंद कर दिया, अभी तो बंद कर हो दिया, गया। अभी बंद किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ जी, आप पढ़ रहे हैं फिर के? हाँ आप पास हाँ किताब है? हाँ है। हाँ, पढ़िए फिर। तो शुरू करता हूं मैं, पेज नंबर 70। विकल्पों का प्रधान बिंदुओं को यहीं से शुरू करना है ना भैया। हाँ जी, हाँ, तो एक नंबर है चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार तकनीकी शिक्षण कार्य में विकल्प। फिर दूसरा विकल्प ज्ञान दर्शन विवेक विज्ञान विधि विचारों में विकल्प।
ज्ञान दर्शन विवेक विज्ञान विधि विचारों में विकल्प, तीसरा है न्याय सुरक्षा विधान में विकल्प, चौथा है स्वास्थ्य संयम कार्य में विकल्प, पांचवा है विचार व आचरण विधि में विकल्प, छठा है व्यवहार कार्य विधि में विकल्प, सातवां है उत्पादन विधि में विकल्प, आठवां है विनिमय विधि में विकल्प और नौवां है उपयोग विधि में विकल्प। अब इस पे कुछ चर्चा करनी है कि इसको आगे पढ़ूं मैं? पढ़िए ना, आगे पढ़िए। पढ़ो। पहला वाला एक बार थोड़ा सा कर लें। चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार तकनीकी शिक्षण कार्य में विकल्प। हाँ, तो विकल्प की व्याख्या दी है ना, इसको पढ़ लेते हैं। 9 नंबर पे दी है इसकी व्याख्या। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आगे पढ़ता हूं मैं। पहले वाले को आप ऐसा करिए, जो पहला वाला है ना, हाँ, चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार तकनीकी शिक्षण में विकल्प, इसका जो उत्तर है वो 9वें बिंदु पे दिया है। अच्छा अच्छा, तो पहले इसको पढ़ लेना है, ऐसा करना है? हाँ, अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो एक एक बिंदु में, तो इस विधि से पढ़ सकते हैं। एक एक का जो उत्तर है ना, वो 9वें पे दिया हुआ है। ठीक है भैया, वो पढ़ लेते हैं और आगे चल के देख लेंगे ना। या फिर उल्टा भी पढ़ सकते हैं, जैसे ये जो विनिमय उत्पादन विनिमय और उपयोग, ये 1 2 3 में दिया हुआ है। 1 2 3 में। फिर व्यवहार जो है वो चौथे में दिया हुआ है, छठा वाला बिंदु है ना? तो ऐसा भी करते हैं भैया, मुझे लगता है कि पहला बिंदु जो है ना उसका, वो यहाँ बाबा जी ने जो बताया वो पहले पढ़ते हैं। केवल जो है मैं बीच में थोड़ा ये वो 9वें बिंदु के बाद जो लिखा है उसको थोड़ा पढ़ लूं। इन विकल्पों को हम भले प्रकार से पहचान चुके हैं, इस विश्वास से कि हम जिन विकल्पों को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के सूत्र के रूप में समझ चुके हैं, वह सर्व मानव में स्वीकृत है ही, जैसे प्रसंग के रूप में। अब मैं 9वां पढ़ूं ना भैया? नहीं, इसी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, परंतु मेरा ये कहना है कि जो उत्पादन विधि में विकल्प दिया है ना, वो यहाँ पर दिया है 1 नंबर पे, उत्पादन कार्य में। उपयोग विधि में विकल्प, उत्पादन विधि में विकल्प। अच्छा, 7वां जो है उत्पादन विधि में विकल्प, उसको 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको पढ़ू भैया? पढ़ दीजिए, मैंने वही तो कहा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 7 8 9 जो ये 3 विकल्प है ना, उत्पादन विनिमय और उपयोग, वो यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 में। तो 1 2 3 पढ़ लीजिए, और फिर जो 6वें नंबर पे है वो 4थे नंबर पे उसका उत्तर है। 5वां जो है वो दोनों जगह 5वां है। हाँ, 5वां दोनों जगह 5वां है, ऐसा है। ठीक है भैया, तो चलो इसी क्रम में पढ़ता हूँ। हाँ जी, पढ़िए। तो 1 नंबर, उत्पादन कार्य में स्वायत्त होने के उद्देश्य सहित प्रत्येक परिवार उत्पादन कार्य में भागीदारी का निर्वाह करना, समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, ये उत्पादन विधि में विकल्प है। ठीक है। अब विनिमय विधि में विकल्प के लिए बाबा जी कह रहे हैं कि क्या समझ में आया है इसमें? ये वाले में समझ में क्या आया? उत्पादन कार्य में स्वायत्त, उत्पादन कार्य में स्वायत्त होने के उद्देश्य सहित प्रत्येक परिवार उत्पादन कार्य में भागीदारी का निर्वाह करेगा। तो बाबा जी अभी विकल्प ये दे रहे हैं, अभी क्या है कि उत्पादन कार्य में प्रत्येक परिवार की भागीदारी नहीं, तो यहाँ वो कह रहे हैं प्रत्येक परिवार उत्पादन कार्य में भागीदारी का निर्वाह करना, और समझदारी से समाधान और श्रम से समृद्धि, ये 2 चीजें बोल रहे हो, है ना? यही बोला ना योगेश भाई? हाँ भैया। उत्पादन कार्य में स्वायत्त होने के उद्देश्य, स्वायत्त होने को कैसे कह रहे हैं उत्पादन कार्य में? अभी स्वायत्त नहीं है ना, उत्पादन कोई करता है, कंज्यूम कोई करता है, इस स्थिति से तो हर परिवार जो है, हाँ, स्वायत्त हो जाए उस अर्थ में। वो भी है, बट दूसरा बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद अजीत जी बताएंगे। जैसे हम लोग बीज पे निर्भर हो गए, खाद पे निर्भर हो गए, इस पे वो सब चीज।
पानी में पानी में और इसमें क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स में, इन सब में स्वायत्ता होगी तभी खाद में, इवन जो उत्पादन करने के बाद बाजार पे निर्भर है, बाजार में निर्भर है, तो उसके लिए और विनिमय है। लेबर पे भी निर्भर है कि लेबर बिल्कुल नहीं भैया। होगी तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके अलावा भैया पर्यावरण पे भी जो है अभी अपना, है ना, हम हाँ, जिस तरह से जीते हैं पर्यावरण को हमने असंतुलित कर दिया है, तो वो भी तो हमारा प्रतिबिंब। हाँ, यदि प्रत्येक परिवार उत्पादन में भागीदारी करता है, उस स्थिति में ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये स्वायत्त होना मतलब नियम पूर्वक उत्पादन से ही हम ये जो है, जो भी हमारी ये समस्याएं है ना, उससे बाहर आ सकते हैं। हाँ जी, नियम स्वायत्ता ही नियम है ना यहाँ। हाँ जी, है। अजय। स्वायत्तता और आवर्तनशीलता ही दो नियम है इसमें, उत्पादन में। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। आवर्तनशीलता, स्वायत्त तभी होंगे जब नियम पूर्वक जिएंगे, नियम पूर्वक उत्पादन करेंगे। अगर तो नियम मैं वही पूर्वक बोल रहा उत्पादन हूँ, नहीं आप करेंगे नियम, तो समस्या को ही पैदा करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ, आप नियम नियम बोले जा रहे हैं, तो इसमें कोई पूछेगा नियम क्या है, तो आवर्तनशीलता ही नियम। बिल्कुल, आवर्तनशीलता ही नियम है। ठीक बात है। अगला पढ़िए। हाँ जी। विनिमय विधि में विकल्प, तो उत्पादन कार्य में नियोजित होने वाले श्रम मूल्य का पहचान, उसका मूल्यांकन पूर्वक श्रम विनिमय प्रणाली को अपनाना, यह लाभ हानि मुक्त होना स्वीकार्य है। तो यहाँ पे विकल्प क्या दे रहे हैं, एक तो श्रम विनिमय प्रणाली और दूसरा लाभ हानि मुक्त, ये दो विकल्प की बात कर रहे हो। बिल्कुल। अब ये कितना फीजिबल है मुझे पता नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि पहले वस्तु विनिमय होता था, लेकिन श्रम विनिमय जो है वो पहले भी नहीं रहा है कभी परंपरा में। श्रम का सम्मान, श्रम का सम्मान नहीं, श्रम का मूल्यांकन का विधि अभी तक मानव जाति में विकसित नहीं हुआ है। श्रम का वो विनिमय कह रहे हैं ना, विनिमय श्रम का। हाँ, लेकिन श्रम होगा तभी विनिमय होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, है ना। श्रम का भैया पहले गांव में श्रम का विनिमय होता था। जैसे दो परिवार खेती करते थे और दोनों के पास एक ही बैल होता था, तो दोनों एक एक बैल करके एक जोत बनाते थे और दोनों अरस परस अपने, मैंने वो देखा है अपने मेरे गांव में, दो परिवार दोनों की जमीन में एक साथ श्रम करते थे। नहीं, इसमें भैया, बात ये श्रम दूसरी मूल्य बोल रहे हैं नहीं है। भैया। हाँ, जी भैया। इसमें कह रहे हैं श्रम मूल्य का पहचान, अभी श्रम मूल्य का पहचान नहीं है। हालांकि इकोनॉमी में श्रम मूल्य का ही पहचान होता है, क्योंकि जैसे जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसका जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। जैसे पेट्रोलियम है ना, तो पेट्रोलियम पदार्थ का जो मूल्य है वो जीरो होता है, लेकिन जो पेट्रोलियम को पेट्रोल तक बदलने में जो श्रम लगता है उसके आधार पे पेट्रोलियम का कीमत तय होता है। कीमत, हाँ हाँ जी 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 भैया। अभी भी विधि वही है, अभी भी जो मूल्य तय करने की विधि वही है ना। तो जिस काम में जितना ज्यादा श्रम लगता है उतनी बेशकीमती होती है। जैसे हीरा है, हीरे को खोजना, उसका माइनिंग करना, उसको तराशना, उसमें बहुत श्रम लगता है, इसलिए उसका कीमत ज्यादा होता है। जी जी। अभी भैया लेकिन वो सब तो और भी जो है भैया, और परिबल भी है ना। ने किया है भैया। हाँ जी। लेकिन बाबा जी यहाँ कह रहे हैं श्रम मूल्य का मतलब उत्पादन किसी भी वस्तु का हो, चाहे वो कीमती वस्तु हो चाहे सामान्य वस्तु हो, उसमें जो श्रम लगेगा उस श्रम का ही मूल्यांकन होगा, वस्तु का मूल्यांकन नहीं होगा। ऐसा क्या, अभी हम लोग वस्तु का मूल्यांकन भी करते हैं साथ साथ। जी भैया। क्योंकि वस्तु के मूल्यांकन क्यों करते हैं, क्योंकि लाभ हानि का चक्कर है, इसलिए करते हैं। यदि लाभ हानि का चक्कर निकल गया तो फिर वस्तु का मूल्यांकन नहीं होगा, श्रम का मूल्यांकन होगा। तो ये इसको ठीक से समझने की बात है, क्योंकि यदि श्रम मूल्य की पहचान होती है तभी श्रम विनिमय प्रणाली स्थापित हो सकती। तो वस्तु विनिमय श्रम विनिमय नहीं है।
जैसे और मुद्रा के आधार पे जो विनिमय है वो भी श्रम मूल्य नहीं, जिसको अपन व्यापार कह रहे हैं वो भी नहीं है ना। तो यहाँ श्रम विनिमय प्रणाली की बात कर रहे हैं, उस विधि से विनिमय को सुनिश्चित करना, श्रम उससे विनिमय बहुत सारी बीमारियां निकलेंगी हैं। हाँ जी बोलिए। मतलब श्रम विनिमय मानी जो है वो जो कोष है उसमें हमारा श्रम जो है वहां हमारा जमा होगा, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ श्रम वही विनिमय मानी आप है ना? भाई, जो भी उत्पादन होगा हाँ वो जो आपके परिवार के लिए उपयोगी है उतना तो हाँ आप परिवार में रखेंगे, बाकी कोष में चला जाएगा। हाँ अब जो आपका उत्पादन में जो श्रम हुआ, जो श्रम लगा, हाँ वो आपका श्रम मूल्य है जो कोष में जमा हो जाएगा, है ना। श्रम मूल्य जमा होगा। हाँ, अब वो श्रम मूल्य के साथ में एवज वस्तु भी तो जमा होगी। वस्तु भी हो जाएगी, लेकिन वस्तु के बदले में वस्तु कैसे तय करेंगे? हाँ, वस्तु के बदले में वस्तु वस्तु श्रम तय हो, श्रम मूल्य तय हो। तो श्रम मूल्य के बदले में वस्तु मिलेगी, है ना, ऐसा है। लेकिन भैया और यदि उत्पादन मान में लीजिए आपके पास श्रम मूल्य नहीं है, उस स्थिति में भी जो कोष है ना वो आपकी समृद्धि को बनाए रखेगा, हाँ जी, जिसको अपन समृद्धि सुलभता बोल रहे हैं, वो समृद्धि सुलभता बनी रहेगी। क्या बोल रहे हैं आप बताइए भैया भास्कर भाई। मैं ये कह रहा था, जो भी चीजें उत्पादन होती है वो उस उत्पादन में जो प्रकृति का श्रम लगता है उसका तो मूल्य हम कैसे निर्धारित कर सकते उसका हैं? मूल्य होता ही नहीं है, वो सब जीरो मूल्य है। हाँ, मतलब मूल्य मतलब यहाँ मानव ने जो कीमत के श्रम, रूप में है, वरना हर इकाई जो है मूल्यवान ही है, हाँ, हर प्राकृतिक इकाई, लेकिन कीमत के रूप में मैं यहाँ देख रहा हूँ इसको। मूल्य मतलब जो है वस्तु का मूल्य जो है हर वस्तु अपनी उपयोगिता के साथ। नहीं भैया, विनिमय तो मानव श्रम का ही होगा ना। हाँ, मानव श्रम का ही होगा। मानव श्रम का ही होगा ना। लेकिन वो किस अर्थ में कह रहे हैं आप मानव श्रम का होगा? मतलब मानव उत्पादन कार्य के लिए अपने शरीर को जो जहाँ लगाता है, हाँ मन धन को, हाँ नहीं, हाँ तन और मन को, वो मानव श्रम कहलाएगा, हाँ ऐसा मैं कहता हूँ। हाँ, लेकिन नहीं फिर उसका नहीं, विनिमय कैसे होगा? अपन बात क्या कर रहे हैं, अपन श्रम को नहीं समझना है यहाँ, हाँ समझना है विनिमय प्रणाली को। विनिमय प्रणाली का मतलब है एक परिवार अपनी आवश्यकता की सब वस्तुओं का उत्पादन तो कर नहीं सकता है, तो अपने परिवार के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनमें से कुछ का उत्पादन वो कर पाता है जी, और जिस उत्पादन में अपना श्रम नियोजन करता है वो उसकी आवश्यकता से बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए हमने अपने खेत में धान लगा दी है ना, और हमको तो धान चाहिए 1 बोरा धान साल भर के लिए, है ना, या 6 महीने के लिए, जो भी धान का साइकिल है। तो हमने धान पैदा किया 10 बोरा, तो अभी 10 बोरे का क्या करेंगे? तो वो 10 बोरा जो है वो चला जाएगा कोष में। तो धान उत्पादन करने में जो हमारा श्रम लगा है उसका एक मूल्यांकन होगा जी, वो मूल्यांकन के रूप में वो धान आपका जमा हो जाएगा, चाहे वो धान कम हो चाहे ज्यादा हो। मान लीजिए आपका मौसम खराब रहा और आपका 10 बोरे की जगह 4 ही बोरा हुआ, है ना, और मान लो अच्छा मौसम रहा और वो जो है 12 की जगह 15 बोरा हो गया, तो आपका श्रम मूल्य नहीं बढ़ेगा, श्रम तो जितना लगा है उतना ही रहेगा, है ना, ऐसा। जी जी जी, क्योंकि वो तो प्रकृति ने दिया, वो प्रकृति का, उसमें आपका क्या योगदान है? जो भी नुकसान हुआ या जो भी फायदा हुआ तो उसमें आपका नहीं। तो जो श्रम है ना, श्रम का मूल्यांकन होगा। तो श्रम का मूल्यांकन होने से कभी भी लॉस नहीं होगा, जिसको अपन लॉस कह रहे हैं ना आज की भाषा में। क्योंकि आपने श्रम किया, नहीं उत्पादन हुआ तो नहीं हुआ, और संपत्ति क्योंकि समाज की है, तो इसलिए श्रम आपका जो लगा, मान लीजिए कि आपके 6 महीने में 200 घंटे लग गए या 600 घंटे लग गए, तो वो 600 घंटा आपका जो है ना वो कोष में है। अब आप उस 600 घंटे के मूल्य से बाकी वस्तुओं को ले सकते हैं जो आपकी आवश्यक वस्तु है। तो इस तरीके से श्रम मूल्य के मूल्यांकन है। श्रम कभी निरर्थक नहीं जाएगा, कहने का तात्पर्य आपका जो हाँ, मतलब आपका उत्पादन हो या ना हो,
है ना, आपने हाँ श्रम किया है तो हाँ आपका श्रम मूल्य जो है वो इकट्ठा होगा। हाँ, श्रम बैंक में आपका श्रम जो है, श्रम मूल्य वहाँ तो अभी जमा क्या है, होगा। लोग इसी पीड़ा में रहते हैं, बहुत सारे किसानों को यही समस्या रहती है ना, पानी नहीं गिरा, गर्मी पड़ गई या बेमौसम हो गया, तो हमारा तो जो हमने मेहनत करी वो तो बेकार चली जाएगी। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है वो ये कह रहे हैं कि आपका कुछ भी बेकार नहीं जाएगा, जो भी उत्पादन हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ, जो भी हुआ वो सब कोष में इकट्ठा हो गया, आपने जो श्रम किया उसके हिसाब से आपको वस्तु उपलब्ध हो जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास आवश्यकता से कम होगा, क्योंकि उसका श्रम का मूल्य तो हो ही गया ना, उसने जो श्रम किया वो तो उसको मिलना ही है समाज से। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये एंगल है ना, पहली बार ध्यान में आया मेरे तो, श्रम मूल्य विनिमय का। वरना ठीक से कई पकड़ बार में लोग नहीं इसको आता, ऐसा मान ठीक से लेते पकड़ हैं में कि नहीं आता। बाबा जी वस्तु विनिमय की बात कर रहे हैं। बाबा जी वस्तु विनिमय का बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, श्रम श्रम विनिमय, श्रम मूल्य विनिमय। श्रम मूल्य विनिमय। तो ये श्रम मूल्य विनिमय तभी हो सकता है जब परिवार मूलक व्यवस्था होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही ठीक बात है। कठिन हो जाएगा ये, है ना। हर परिवार अगर जैसे श्रम कर रहा अभी, है, हाँ, हर परिवार श्रम कर रहा है हाँ, उत्पादन में, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हर परिवार 5 घंटे काम करेगा, तो तो सबका श्रम मूल्य इकट्ठा हो गया। अब जो भी उत्पादन हुआ वो सामूहिक उत्पादन है ना। जैसे कोई वस्तु ऐसी होती हैं जिनमें श्रम ज्यादा लगता है ना, समय ज्यादा लगता है, उसका उपयोगिता मूल्य कम होता है, लेकिन उसकी उपयोगिता है, ऐसा नहीं होता उपयोगिता मूल्य 0 है ना। और कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें श्रम कम लगता है, उसका उपयोगिता मूल्य ज्यादा होता है। जैसे औषधियाँ हैं, औषधि बनाने में श्रम मूल्य कम लगता है, लेकिन औषधि का उपयोगिता मूल्य ज्यादा होता है। तो आप, ऐसा नहीं है कि हम औषधि बनाएंगे और महंगा बेचेंगे, है ना, क्योंकि औषधि का उपयोगिता मूल्य ज्यादा है, तब तो फिर वो लाभ हानि का चक्कर बना ही रहेगा, अमीरी गरीबी का। फिर कोई भी आदमी, हर आदमी ये कहेगा कि मैं तो औषधि बनाऊंगा, है ना, क्योंकि औषधि में हमको पैसा ज्यादा मिलता है, और हम जो है चारा पैदा नहीं करेंगे, चारे में हमको कम पैसा मिलता है, जबकि चारा पैदा करने में समय ज्यादा लगता है ना। समझ में आ रहा है भैया, हम जो कह रहे हैं ठीक लग रहा है आपको? नहीं नहीं, जी बिल्कुल भैया, ठीक है भैया। और आपने दोनों तीनों चीजें स्पष्ट कर दी। आपने ये भी बता दिया किसी किसी वस्तु को उत्पादन करने में बहुत समय लग जाता है, 2-2 3-3 साल भी लगते हैं, हाँ, और किसी को 3 महीने में ज्यादा उत्पादन हो जाता है। पर आप तो श्रम लगा रहे हो ना, जितना आपने श्रम लगाया हाँ, उसका कोष है, और उत्पादन वस्तु उसका है वो सबके लिए है, सबके लिए, जिसकी वो जो उत्पादित आवश्यकता वस्तु है। सब। और उत्पादन भी हाँ, उसी का करेंगे जितनी समाज की आवश्यकता है। ये नहीं है कि आज जितने, मुझे इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है तो पता लगा वो जो मूसली है वो ज्यादा महंगी बिकने लगी तो सब मूसली का उत्पादन करने लगे, फिर अधिकता हो गई तो फिर उसको सड़क पे फेंकना पड़ गया। वो नहीं करेंगे ना। वो नहीं हो, वही हाँ, वही पहले ही सभा विधि में निश्चित हो जाएगा कि समाज में इतनी आवश्यकता है, उतना ही उत्पादन करना है। उतने ही मतलब उत्पादन करना, और श्रम सबको करने, हर परिवार को श्रम करना है। श्रम सबको करना है। ये मतलब जो, लाभ हानि मुक्त आदान प्रदान होगा तभी ये संभव है। जी जी। अगर लाभ हानि होगी तब तक तो आदमी जो है लाभ के नजरिए से ही श्रम करेगा। नहीं, वो तो पूरकता विधि होगी तभी सफल होगा ना श्रम विधि। बिल्कुल, हाँ, मतलब इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार उत्पादन कार्य में भागीदारी का निर्वाह करेगा, है ना। जी जी। हाँ, तो सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी जो परिवारों में अभी हो जाता है ना, ये पैसे वाले, वो कम पैसे वाले, वो ज्यादा पैसे वाले, या कई लोग ऐसा सोचते हैं हम ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, हम ज्यादा कमा लेते हैं, इन्होंने मेहनत कम करी तो अब इनको, ये गरीब हैं। तो यहाँ पर वो कोई चक्कर ही नहीं है, हर परिवार जो है अपना श्रम करेगा, उसमें उत्पादन कार्य में भागीदारी करेगा। मतलब अमीरी अब गरीबी के मान, बीच का जो असंतुलन है वो भी दूर हो जाएगा। वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, अपने आप। लाभ लाभ हानि गया, अमीरी गरीबी गई, है ना।
हाँ और जी, ये जो वस्तु का जो मूल्य कम ज्यादा होता है वो चक्कर भी खत्म हो गया। अब वस्तु केवल उपयोगिता के लिए है। जैसे औषधि है, सबको तो चाहिए नहीं, जिसको उपयोगी होगा वो ले जाएगा, है ना। जी बिल्कुल। और वो भी जो चिकित्सक होगा जो वो सजेस्ट करेगा। लेकिन औषधि सबके लिए सुलभ रहेगी, यानी हर ऐसा चीज नहीं है सबके कि लिए सुलभ रहेगी, हाँ हर चीज सबके लिए सुलभ रहेगी। है ना। हाँ, ये सारा विशेषता का मामला ही नहीं है, तो सामान्यीकरण का मामला है। सामान्यकरण का बिल्कुल मामला है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उसको समृद्धि कह रहे हैं, समृद्धि जी रहेगी, है और ना। योगेश भैया धरती का विरचना भी नहीं होगा। संभव ही नहीं है ना, जागृत परंपरा में धरती का शोषण ही हाँ। नहीं होगा तो फिर विरचना कैसे होगा। जी ठीक धरती है। भैया। पुष्ट होगी, बल्कि मानव के हाँ हर जो है हर एक कार्य से धरती पुष्ट होगी। परस्पर उभय समृद्धि वाला कार्यक्रम है जागृत परंपरा में, जी भैया। अब प्रकृति के अगले साथ, है ना। अगले बिंदु पे आ जाते हैं, तीसरे नंबर के बिंदु पे। हाँ भैया, उसमें अपने जो है पास ना, मैं टाइम बताऊं, कम बचा है। ये श्रम मूल्य वाली जो बात आप कह रहे हो ना, आज कई गांधीवादी संस्थाओं में भी जो है इस तरह से श्रम मूल्य विनिमय हो रहा है। जैसे बच्चों की फीस जो है ना, वो बच्चे गांधीवादी संस्थान में अपना श्रम नियोजित करते हैं और उसके सामने जो है उनका लॉजिंग, बोर्डिंग, खाना पीना सब जो है उसमें वो एडजस्ट होता भैया हम वो करके पढ़े हैं। है ना। अगर कोई श्रम नहीं हाँ करता है तो फिर उसको जो है मुद्रा के रूप में देने पड़ते हैं, भास्कर जी भाई। भैया, जी भैया जी, सभी को कर 300 घंटे और का, एक साल में 300 या घंटे का करना पड़ता था। हाँ लेकिन जो भैया। बाबा जी विकल्प सुझा रहे हैं उसमें शिक्षा का कोई पैसा नहीं लगेगा। हम्म। शिक्षा जो है वो उपकार विधि से फ्री फ्री होगी। ठीक बात है। ना शिक्षा की कोई फीस होगी, ना टीचर का कोई तनख्वाह होगा। और एक और चीज बाबा जी ने करी है उसमें, और ना ही शिक्षा में जो समय लगाएगा वो उसका श्रम मूल्य होगा, उसका कोई श्रम मूल्य नहीं। हाँ मतलब आप कहो कि हमने 5 घंटे पढ़ाया तो हमारा 5 घंटा ऐड हो गया अब इसमें, नहीं। तो अब समाज का हम पाँच दायित्व। घंटे के बदले में कोई वस्तु ले आएंगे। वो कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो उपकार विधि से होगा। जी भैया। मतलब जैसे आपको खुजली चल रही है तो आप सिविल लीजिए, ऐसा है ना। आपके सिविल लेने के बदले में कुछ मिलेगा नहीं आपको, है ना। नहीं। नहीं, इसमें यही जी है ना भैया कि ये डिजाइन ही ऐसा है ना कि आपको जितनी आवश्यकता है उतना आप श्रम करेंगे, बाकी शिक्षा विधि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आप उपकार विधि से समय लगाएंगे। क्योंकि आप वो जो आप समाज में करेंगे कि भाई मैं हफ्ते में 10 घंटे लगाऊंगा या हफ्ते में इतना लगाऊंगा, वो आप निश्चित पहले से करेंगे, बाकी समय आप मतलब जैसे कि कोई आदमी समाधानित हो गया है ना, हम्म तो समाधानित आदमी को कोई व्यक्ति मिल जाए जिसको वो समझा सके, उसका उत्सव बढ़ जाता है। बिल्कुल भैया, ये तो उत्सव तो की बात है, इसीलिए कोई सुनने वाला तो इ, मिलना चाहिए। तो इसलिए शिक्षा संस्था खोल के समाज आपको अपने उत्सव को सुनिश्चित करने के लिए अवसर दे रहा है। तो आपको समाज के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमको पढ़ाने का अवसर दिया आपने। ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। जी भैया। योगेश भाई समझ में आया। कहाँ चले गए। हेलो। जी भैया। कहाँ गए योगेश भाई। योगेश भाई। हेलो हाँ भैया, ये बात। हाँ। एक फोन आया है तो मैं 2-5 मिनट में वापस जुड़ता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, एक ठीक कॉल है। आया है, थोड़ा अटेंड कर लो। तो सुनीता बहन को बोल रहा था मैं, समझ में आया आप दीदी। जी जी भैया, बिल्कुल स्पष्ट है मुझे। बिल्कुल स्पष्ट है ना, इसीलिए उपकार विधि है ये, उपकार जी विधि। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ना तो शिक्षा की कोई फीस है, ना विद्यार्थी को कुछ पैसा देना है, ना टीचर को कुछ मिलना है। पढ़ाना जो है वो हर व्यक्ति के लिए उत्सव है ना।
जी तो इसलिए पढ़ाना जो है वो एक प्रकार से उपकार हो गया उसका समाज में, है ना, और चिकित्सा जी करना उपकार हो गया। और बिल्कुल इसमें वो अपने को प्रमाणित भी करता है ना, जी जी शिक्षक अपने प्रमाण को प्रस्तुत करता है। जी तो इसलिए जो जितना कंपटीशन है अभी, जो ये इसको लेकर अभी क्या हो रहा है जी कि हर परिवार का अधिकतम पैसा शिक्षा में जा रहा है, जी हाँ खासकर नौकरी पेशा जो लोग होते हैं ना। जी अब मान लीजिए किसी को 25,000 या 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, उसका 70% तो शिक्षा में ही चला जाता है, बच्चों की शिक्षा बिल्कुल सही बात में, है ना। और जो बचा खुचा है वो उसमें से 10-20% चिकित्सा में चला जाता है। हम्म हाँ, खाने पीने में चला जाता है, चिकित्सा में चला जाता है। शिक्षा में सबसे ज्यादा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल और उसके बदले में शिक्षा में जाने के बाद उससे कोई रोजगार की गारंटी भी नहीं मिल रही कि आपको कुछ काम मिल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल जी हाँ तो बल्कि लाइफ ही बर्बाद हो रही है पूरी। हम्म और यदि इसको सोशल लॉस की दृष्टि से या नेशनल लॉस की दृष्टिकोण से देखें, तो जैसे मान लीजिए कि हम 1 लाख करोड़ रुपए उसमें लगा रहे हैं और उनमें से केवल 10% लोगों को ही रोजगार दे पा रहे हैं, तो 90% लोगों पे जो गया, यानी जो 90,000 करोड़ रुपए है वो तो बर्बाद हो गया, आपका नेशनल लॉस हो गया। यदि मान लो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विचार करते हैं ठीक बात है बिल्कुल सही बात है तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि हर परिवार जो है वो उत्पादन में भागीदारी करेगा और शिक्षा और चिकित्सा जो है उपकार विधि से करेगा, और जो विनिमय है वो श्रम मूल्य के आधार पर होगा। तो बहुत सारी बीमारी तो यही इन तीनों में ही खत्म हो गई। जो अभी जिनको अपन समस्याएं कह रहे हैं वो समस्याएं यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है ना। बिल्कुल ठीक बात ये समझ में आने से फिर विकल्प की ओर गति बनती, नहीं तो नहीं बनती है ना। विचार भी सुदृढ़ होता है ना तब। आप में से किसके पास है किताब? किताब किसी के पास है? किताब तो है भैया। आपके पास है तो हाँ, तो आप पढ़िए आगे का तीसरा नंबर बिंदु। हाँ। जी। आवश्यकता से अधिक उत्पादन, हाँ जी, पढ़िए। उत्पादन योग। आप पढ़ते पढ़िए हैं भैया। दीदी? कोई भी उत्पादन पढ़िए से जो उपयोग, कोई। उपयोग से सदुपयोग, सदुपयोग से प्रयोजनशील विधियों को स्वीकारा गया है। बहुत बढ़िया, जी जी। उपयोग विधि से परिवार न्याय और व्यवस्था, सदुपयोग विधि से समाज न्याय और व्यवस्था, प्रयोजनीयता विधि से प्रामाणिकता और जागृति, मानव कुल में लोक व्यापीकरण होने का सहज सुलभता को देखा गया। जी दीदी थोड़ा एक्सप्लेन भी करिए क्या अर्थ हुआ इसका। मैं ऐसे समझ पाई हूँ कि अगर हम आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं हाँ तो मतलब तो हम उत्पादन जो उत्पादन हुआ है उसका उपयोग कर पाएंगे। तो उपयोग करते हैं परिवार में, है ना। तो परिवार जी में जी अगर उपयोग करते हैं तो किस तरह से करेंगे? उत्पादन के अर्थ में या फिर सेवा के रूप में। तो परिवार जी में जी न्याय और व्यवस्था होगी, जी है जी ना। अब सदुपयोग करते हैं तो जो आवश्यकता से अधिक है वो समाज में जाएगा, समाज गति के लिए ना, समाज में न्याय सुनिश्चित होगा, उसकी व्यवस्था बनेगी। फिर प्रयोजनशील विधियों को अगर स्वीकारते हैं तो प्रयोजन होगा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। तो मतलब मानव की प्रामाणिकता और जागृति वो जो है मतलब पूरी मानव जाति में लोक व्यापीकरण होगा उसका, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। प्रयोजनता विधि से ये होगा। हाँ, अब ये जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन है इसके दो आयाम हैं। एक आयाम तो ये है कि क्योंकि सभी लोग, हर परिवार श्रम में भागीदारी कर रहा है ना। अभी क्या होता है, जैसे कोई एक गांव है तो उस गांव में हर व्यक्ति श्रम में भागीदारी नहीं करता, हर परिवार श्रम में भागीदारी नहीं करता, क्योंकि जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो श्रम में भागीदारी नहीं करते हैं ना। जैसे जो शिक्षक हैं, पटवारी हैं, कर्मचारी हैं, है ना, आदि आदि बहुत सारे गांव में करीब 5% लोग किसी ना किसी रोजगार में उसमें लगे रहते हैं, नौकरी
में लगे रहते हैं ना। हम्म, तो हर परिवार में जो है ना उत्पादन कार्य में भागीदारी नहीं रहती, इसलिए गांव की आवश्यकता से कम उत्पादन होता है। हम्म, तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार उत्पादन कार्य में भागीदारी का निर्वाह करेगा। पहला बिंदु तो ये हो गया। तो स्वाभाविक रूप से आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा। अभी जो गांव में होता है उससे ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, क्योंकि सबको परिवार में वो करना है ना। इसलिए अब क्योंकि आवश्यकता से अधिक हो रहा है तो उसका सदुपयोग होगा, उसका उपयोग होगा, सदुपयोग होगा और प्रयोजन के अर्थ में भी रहेगा। यदि मान लीजिए गांव में ही आवश्यकता से अधिक नहीं हो रहा है तो गांव का अभाव भरने के लिए दूसरे गांव को करना पड़ेगा। अभी ऐसे ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में आबादी बहुत ज्यादा है ना, 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं। उत्पादन में भागीदारी 10% लोगों की भी नहीं है, 10% लोगों की नहीं है ना। तो लगभग 2.25 करोड़ लोगों का गड्ढा बन गया। तो वो गड्ढा भरने के लिए दिल्ली के आसपास 100-200 किलोमीटर दूर तक के लोग जो हैं अत्यधिक श्रम करते हैं, तब जाके वो दिल्ली का गड्ढा भरता है ना। वस्तुओं से, जिसको अपन खाने पीने, दूध, फल आदि से कह रहे हैं, उससे भरने के लिए, है ना। अच्छा, अब क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया, गड्ढा है उसको भरने के लिए, तो उत्पादन का दबाव बनता है। तो हमको ज्यादा आलू चाहिए, ज्यादा टमाटर, ज्यादा सब्जी, ज्यादा दूध चाहिए, तो हमारे पास उतना उत्पादन होता नहीं है, तो हम फिर उसको गलत विधि से उत्पादन को बढ़ाते हैं। जैसे अभी हम लोग जितना दूध कंज्यूम कर रहे हैं उसका 20 से 30% के बीच में ही पशु से, गाय से जो है या भैंस से दूध इकट्ठा होता है। 70% दूध फिर हम पाउडर से बनाते हैं, फिर वो पाउडर कहीं से मंगाते हैं, चाइना से या स्वीडन, नॉर्वे से, है ना। तो वो उससे पता लगता है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन नहीं है देश में। जो गरीबी है ना, अभाव है, और जो मिलावट है या जो गुणवत्ता का ह्रास है, वो सब इसीलिए है क्योंकि आप श्रम में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। तो कोई फिर भी आपका पेट भरने के लिए कोई आदमी काम कर रहा है। तो यदि वो ऑर्गेनिक उत्पादन करता है तो आपका पेट ही नहीं भरेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। तो फिर वो किसी भी तरीके से आपकी आपूर्ति करने के लिए वो कुछ भी करता है, कैसा भी दूध हो, कैसा भी सब्जी हो, फल हो, कम से कम जो डिमांड है वो तो पूरी कर सकें। नहीं तो लोग हंगामा करने लगेंगे। जैसे टमाटर का रेट थोड़ा ऐसा ही बढ़ जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, प्याज का रेट बढ़ जाता है, चिल्लाने लगते हैं, है ना। जो एक प्रकार से समस्या भी है, संकट भी है, दरिद्रता, अभाव भी है ना। तो ये वाली जो समस्या है वो कैसे सॉल्व होगी, तो वो कह रहे हैं कि हर परिवार जो है उत्पादन में भागीदारी करेगा और उत्पादन कार्य में जो नियोजित होने वाला जो श्रम है उसके मूल्य का पहचान होगा हर परिवार में। तो कोई भी परिवार अभाव में नहीं रहेगा, और क्योंकि हर परिवार भागीदारी करेगा इसलिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना निश्चित है। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा तो जो आवश्यकता से अधिक है, जिसको अपन सदुपयोग कह रहे हैं और प्रयोजनशील कह रहे हैं, है ना, वो समाज कार्य में लगेगा, समाज व्यवस्था में लगेगा, है ना। तो इस तरीके से जो ऊपर के सोपान हैं, ऊपर के सोपान के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी रिसोर्सेज हैं, वो परिवारों की समृद्धि से सुनिश्चित होगा। ऊपर का सोपान का मतलब? ऊपर के सोपान मतलब जैसे गांव है, हाँ, 10 सोपानी व्यवस्था में। तो अब जैसे मान लीजिए हमको रेलगाड़ी बनाना है ना, तो रेलगाड़ी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो कहाँ से आएगा? तो ये परिवारों में स्वेच्छा पूर्वक जो सदुपयोग विधि से इकट्ठा होगा, वो इकट्ठा होके रेलगाड़ी बनाने का कारखाना लगेगा, है ना। और रेलगाड़ी फिर परिवार सबके उपयोग में आना है, समाज के उपयोग में आना है ना।
तो इस विधि से ये जो अभी क्या हो रहा है कि आपका जो उत्पादन होता है उसमें सरकार तय करती है इतना टैक्स लगेगा, इतना टैक्स लगे, वो टैक्स विधि से, और उसमें ऐसा लगता है कि हमारा गला दबाया जा रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि जो टैक्स लिया जाता है उसके बदले में हमको सुविधा तो मिल नहीं रही है ना, तो इसलिए लोग घुटन महसूस करते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन है तो हम तो देना ही चाहते हैं कि भैया लो, है ना, क्योंकि हमारा तो पूरा हो गया, हमारे परिवार को जो भी कपड़ा लत्ता खाना पीना घर वर चाहिए वो सब है ही, आवश्यकता से अधिक। अब ये जो ज्यादा हो गया है इसको हम घर में रख के क्या करेंगे, तो हम तो कोष में दे ही रहे हैं उसको कि भैया ये हमारी तरफ से, है ना, कोष में है। क्योंकि कोष से हमको जो चाहिए है वो पूरी वस्तुएं लेने के बावजूद भी हमारे पास ज्यादा है देने के लिए। उस विधि, उसी का नाम है सदुपयोग विधि, जिसको अपन कह रहे हैं। और यही सदुपयोग जो है वो क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते 10 सोपानी व्यवस्था तक प्रयोजनीयता में लग जाएगा, प्रयोजन की पूर्ति में लग जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को रिसर्च करना है तो रिसर्च लैब चाहिए, तो रिसर्च लैब के लिए मटेरियल लगेगा, है ना। आदमी भले उसको उपकार विधि से करेगा, लेकिन रिसर्च के लिए सब सामान तो चाहिए ना, मटेरियल चाहिए सब। तो वो कैसे आएगा, तो वो बोल रहे हैं बाबा जी सदुपयोग विधि से आएगा। तो हर परिवार, क्योंकि समाधान समृद्धि पूर्ण है, तो समृद्धि का मतलब आपके उपयोग के लिए जितना है उससे ज्यादा है। अब वो ज्यादा को जोड़ने तो है नहीं, तो उसको हम दे देंगे वहां पे समाज के लिए, है ना। अरे जोड़ना क्यों है, आदमी को जोड़ता इसलिए है कि उसको खतरा रहता है कि कभी कोई संकट आ गया। अब यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि शिक्षा का संकट आना नहीं है, चिकित्सा का आना नहीं, और आपको कभी गरीब होना ही नहीं है, क्योंकि आपका तो श्रम करना है आपको, तो वस्तु का, हाँ, तो वस्तु का अभाव कभी होगा नहीं, है ना दीदी। हाँ ठीक है क्योंकि आपका तो समय जमा है कोष में, आपका टाइम आपने जो लगाया वो आपका रखा हुआ है। अब चाहे उत्पादन हो या ना हो, वो तो समाज की चिंता की बात है ना। क्योंकि मान लो कोई चीज का उत्पादन कम होता है, किसी और चीज का ज्यादा होता है, तो ये बना ही रहता है। और फिर यदि उत्पादन ठीक विधि से होता है तो ऋतु संतुलन बना रहता है। तो अभी जो ऋतुओं के असंतुलन के कारण से उत्पादन में गड़बड़ी हो रही, जैसे अभी कोरोना पीरियड में हमारा जीडीपी डाउन हो गया ना एकदम, क्योंकि अब ये वातावरण खराब हो गया तो लोग उत्पादन में लगे नहीं, इंडस्ट्रियां सब बंद हो गई, तो जीडीपी डाउन हो गया। तो यहाँ पर वहां पे क्या है कि जब हम नियम पूर्वक रहेंगे तो ये समस्या ही पैदा नहीं होगी, बीमार पेंडेमिक नहीं होगा और ऋतुओं का असंतुलन नहीं होगा। और बाई द वे होता भी है तो भी समृद्धि रहेगी, है ना। तो यदि किसी गांव में कम भी हो गया तो आसपास के गांव में जो समृद्धि है वो उस गांव का पूरा कर देंगे, है ना। जिसको अपन कह रहे हैं कि वो प्रयोजनशील विधि हो गई, यानी कहीं भी दरिद्र, कहीं भी गरीबी नहीं रहेगी, किसी भी गांव में गरीबी, जहां भी जो वस्तु का जरूरत होगा तो ऊपर से आता जाएगा। अच्छा, ऊपर से क्या आ रहा है, दो जगह से आता है ना। ऊपर से मूल रूप से समझ आती है, जैसे परिवार समूह के लिए समझ ग्राम समूह से आएगी, है ना, ग्राम से आएगी, ग्राम को ग्राम समूह से, ग्राम समूह को क्षेत्र, ये समझ आएगी। लेकिन जो समृद्धि है वो पैरेलल है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो परिवार समूह है उसके चारों ओर परिवार समूह है, तो हर परिवार समूह मिलके 10 परिवार समूह मिलके गांव हो गया, और एक गांव के चारों ओर जो है गांव है, 10 गांव हैं। तो इस तरीके से जो एक गांव है उसके पास अपना संबंध निर्वाह करने के लिए 10 गांव है ना, जिनके साथ उसका ग्राम समूह के रूप में उसका संबंध है। ठीक है दीदी। तो वो जो, और उनका सभा बना हुआ है, इसलिए किसी भी गांव में कोई कमी होगी तो ग्राम परिवार समूह सभा जो है उसमें पता लग जाएगा कि इस गांव में ये कमी है, और बाकी के जो 9 गांव हैं वो उस कमी को पूरा कर देंगे। वो कहेंगे हमारे पास ये वस्तु है तो हम इसको भेज देते हैं वहां पे, ऐसा है ना।
तो इस विधि से कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग रहेगा और आपूर्ति भी आसानी से हो जाएगी, तो कहीं भी अभाव नहीं रहेगा। ठीक है, बढ़िया है बढ़िया। ठीक है। हाँ, रुकते हैं फिर, है ना? अभी समय हो गया है, फिर अपन कल बात करते हैं ना भैया। हाँ हाँ जी, कल बात करेंगे, लेकिन जो है ये मुद्दा थोड़ा मुझे जो है कल अपने इस मुद्दे पे बात करेंगे कि ये श्रम मूल्य की गिनती कैसे करेंगे। श्रम नियोजन के आधार पे गिनती करें। तो मतलब श्रम परिवार बताएगा कि हमारे परिवार ने आज जो है मतलब हर रोज एवरेज इतना श्रम कर रहे हैं, वो परिवार बताएगा। हाँ, मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग धान लगाते हैं, है ना? हाँ, तो जो परिवार समूह सभा, उसको पता ही है कि धान में कितना समय लगता है, पता फिर रहता है। उसमें तो वो बात आई ना कि कभी जो है अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो हमारा श्रम उतना ही लगेगा, लेकिन धान कम पैदा होगा। तो कम पैदाइश के आधार पे अगर धान की जो है उत्पादन पैदाइश के आधार पे हमारा जो है अगर श्रम मूल्य गिना जाएगा तो फिर बात उल्टी हो जाएगी। नहीं, वो है ही नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भैया यहाँ पे श्रम मूल्य लिखा है, वस्तु का मतलब मूल्य नहीं लिखा है, वस्तु मैं की यही कह मात्रा रहा के हूँ ना आधार पे मूल्य कि नहीं। वस्तु कितना पैदा हुआ उसके आधार पे जो है किसी परिवार ने कितना श्रम नियोजन किया, उसको तो हम नहीं जो है पकड़ पाएंगे, है ना? अरे उससे नहीं, मैं ठीक। ये नहीं कह रहा हूँ, फिर से सुनिए आप। हाँ भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो परिवार समूह सभाएं हैं, उनको पता ही हाँ जी, है कि धान में कितना समय लगता है ना? हाँ जी, हाँ, चाहे आपका धान कम हो या ज्यादा हो, है ना, इतना हाँ, समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि गौशाला है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास गौशाला है ना? तो हाँ जी, हमको पता ही रहता है कि गौशाला को चलाने के लिए, अपना ये गाय पालन में हमको कितना समय लगता है, हमको पता रहता है। उसके आधार पे हम एक निश्चित मूल्यांकन कर लेते हैं, है ना? अब मान अच्छा लीजिए इस रूप में भैया। हमारे पास जो गाय है, उससे हमारे दूध पीने के अलावा जो दूध बचा, तो उसका मूल्यांकन है परिवार समूह सभा में कि इसमें इतना श्रम लगा है, तो वो श्रम मूल्य के रूप में वहां पे जमा हो जाएगा और आपका दूध जमा हो जाएगा। उसके बदले में आप कोई दूसरा उत्पादन ले सकते। नहीं मतलब तो वस्तु वो के वस्तु आधार पे विनिमय श्रम नहीं मूल्य, हुआ, वो वस्तु विनिमय श्रम नहीं, मूल्य तय होगा ऐसा नहीं कह रहे आप? पहले वस्तु की मात्रा के आधार पे नहीं होगा, हाँ, हाँ, वस्तु की मात्रा के आधार पे। मैं इसको ऐसा समझ रहा था भैया कि हर परिवार जो है वो तय करेगा, है ना, कि हमारे परिवार में इतने लोग हैं, एक व्यक्ति मतलब पुख्त वय के लोग जो श्रम नियोजन कर सकते हैं, हर व्यक्ति हर रोज के 5 घंटे या 6 घंटे इसमें लगाएगा। उस हिसाब से जो है वो गिनती होगी कि इतना श्रम लगा हुआ है और उस हिसाब से वो श्रम मूल्य विनिमय होगा। हर परिवार का जो है वीकली जो भी श्रम है या तो डेली जो भी श्रम है उसके आधार पे उसकी गिनती होगी, है ना? मैं इसको इस तरह से देख रहा था। तो इसीलिए कहा ना, वस्तु के आधार पे नहीं होगा, श्रम के आधार पर। वस्तु के आधार पे नहीं होगा, लेकिन श्रम के आधार पे जो है होगा, तो इस तरह से हो सकता है शायद, है ना? हर परिवार अपना श्रम के हमारे परिवार में इतने लोग हैं जो श्रम कर सकते हैं, 5 लोग हैं और हर रोज के एक व्यक्ति 5 घंटा श्रम करता है, तो 25 घंटा हमारा श्रम हुआ एक दिन का। तो सप्ताह का इतना श्रम हुआ, महीने का इतना श्रम हुआ। हाँ जी, इस रूप में भी शायद जो है ये हो सकता है। ठीक है ना? तो ये इस पे अगर थोड़ी और स्पष्टता आप हो तो कल बताइएगा। कल करेंगे ना, अभी फिर अभी 10-20 हो गया, 10-25 होने वाला। कल इस पर बात करते हैं भैया। जी भैया, अच्छा मुद्दा उठाया आपने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कल ठीक है। करेंगे अपन इस पे। हरिहर ठीक है।